झमेले देख फूलों बड़ी दुनिया। रेनू हेलो जिधर भी राहों में रंग पिघलते हैं निगाहों में। ठंडी हवा है ठंडी छाँव है, दूर वो जाने किसका गाँव है। बादल ये कैसा छाया दीप कहाँ ले आया, सपना ये क्या दिखलाया है मुझको। हर सपना सच लगे जो प्रेम मगन जले, जो राह तू चले अपने मन की। हर पल किसी फूल पे मोती ही तू चुने, जो तू सदा सुने अपने मन की। यूं ही चला चला यूं ही चला चला, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे चमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। अपने को कुछ ऐसे हल्का पाए, जैसे कंधों पे रखा बोझ हट जाए। जैसे भोला सा बचपन फिर से आए, जैसे बरसों में कोई गंगा नहाए। कोई गंगा नहाए, खुलसा गया है ये मन, खुलसा गया हर बंधन, जीवन अब लगता है पावन मुझको। जीवन में प्रीत है, होठों पे गीत है, बस ये ही जीत है। सुन ले राही, जिस दिशा भी जा तू प्यार ही लुटा, तू दीप ही जला। सुन ले राही, चला चल रही यूं ही चला चल रही, कौन ये मुझको पुकारे। नदियाँ पहाड़ झील झरने जंगल और वादी, इनमें है किसके इशारे। यूं ही चला चल रही यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। सारे चमेले देख चला चला यूं ही चला चला, कितनी हसीन है ये दुनिया। सारे चमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। तुम ताना तुम ताना तुम ताना तुम ताना तुम ताना भैया।
रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। क्यों ये बेताबी किससे मुलाकात होनी है, अरमा था शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। ना 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 जिधर भी इन राहों में रंग पिघलते हैं निगाहों में, हवा है ठंडी छाँव है, दूर वो जाने किसका गाँव है। बादल ये कैसा छाया, दिल ये कहाँ ले आया, सपना ये क्या दिखलाया है मुझको। हर सपना सच लगे, जो प्रेम मगन जले, जो राह तू चले अपने मन की, हर पल किसी से तू सदा सुने अपने मन की। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। अपने को कुछ ऐसे हल्का पाए, जैसे कंधों पे रखा बोझ हट जाए, जैसे भोला सा बचपन फिर से आए, जैसे बरसों में कोई गंगा नहाए। जैसे बरसों में कोई गंगा नहाए, खुल सा गया है मन, खुल सा गया हर बंधन, जीवन अब लगता है पावन मुझको। जीवन में प्रीत है, होठों पे गीत है, बस ये ही जीत है, सुन ले राही। तू जिस दिशा भी जा, तू प्यार ही लुटा, तू दीप ही जला, सुन ले राही। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कौन ये मुझको पुकारे। नदिया पहाड़ जंगल और वादी, इनमें है किसके इशारे। कितने लोग आ गए? चल रही, यूं ही चला कितनी हसीन है ये दुनिया। हाँ बताओ। सारे झमेले देख
ही चला चला ही, यूं ही चला चला ही, कितनी हसीन है ये दुनिया। सारे चमेले देख फूलों के बड़े, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। तुम दादा तुम दादा तुम दादा तुम दादा भैया। आप सभी को विक्रांत प्रणाम। I welcome you all to the series of sports webinar जुनून। बुलबुल के परों में बाज नहीं होते, कमजोर और बुजदिलों के हाथ में राज नहीं होते, जिन्हें पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, दोस्तों उन सिरों पर कभी ताज नहीं होता। आप सभी को विजय दिवस की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुभाष मसीह विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के स्पोर्ट्स वेबिनार जुनून में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। The Vikrant Group of Institution Indore and Gwalior is one of the best group of academic institutions that have embarked with zeal to imbibe a culture of providing quality education to the learners, thereby leading them to the pinnacle of success. Our chairman, Shri R.S. Rathore, sir, the founder of Vikrant Group of Institution, an engineer by profession who had a dream of setting up a world-class educational institution in Madhya Pradesh. He, along with like-minded academicians, took the leap and set up VGI Indore and Gwalior for shaping up of young minds through quality education. Vikrant Group of Institution ensured that the students excel in both academics as well as sports. All major sports are promoted at VGI. May it be football, kabaddi, kho-kho, wrestling, hockey, cricket, or mountaineering. In the last webinars, we had international wrestling star Shri Krapashankar ji, international cricket player Shri Amay Khurasia ji, and Preetam Sivaj ma'am, the women hockey team captain, and Milkha Singh ji, who is the pride of India, the ace athlete. Now I would take this opportunity to welcome our respected chairman, sir, Shri Rakesh Rathore, sir, vice chairman, Shrimati Meena Singh Rathore, ma'am, group director, Dr. Satyanayan, sir, managing director, Nitin Tomar, sir, secretary, Shri Vikrant Singh Rathore, sir, treasurer Indore, Garima Tomar, ma'am, treasurer Gwalior, Gunjan Rathore, ma'am, and all respected principals, dean, faculty, staff members, students, and all other connected for this sports webinar, Junoon. Friends, Vikrant Group has always been on the forefront to encourage, motivate, and cultivate the sportsman spirit and provide a sports environment among the students. We have done this in the past by organizing the annual Sports Festival VPL, Vikrant Premier League for school students. It is a matter of great pleasure for us to have the world record holder, mountaineer, the ex-student of Vikrant, Shri Madhusudan Patidar, with us this beautiful Sunday morning in the VGI Sports Webinar. Sports Webinar Junoon में आपका बहुत स्वागत है मधुसूदन जी. Thank you, sir. Now I would like to humbly request our chairman, Shri Rakesh Rathore, sir, to bestow upon us his blessings before we proceed any further. Shri Rakesh Rathore, sir. धन्यवाद सुभाष। आज के इस जुनून कार्यक्रम में मुझे कहना चाहिए आज मैं इतना गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ ये मधुसूदन को देख करके अपने बीच में, और जो मेरी एक धारणा रहती है में साहस, जुनून, शौर्य, पराक्रम, इनका धनी मधुसूदन अपने नाम को चरितार्थ किया है। तो एक मधुसूदन ने
अपनी उंगली पर पर्वत उठा लिया था और हमारे इस मधुसूदन ने अपने पैरों के तले कुचल दिया है उस घमंड में खड़े हुए तमाम पर्वतों को। मैं अंदर से अपने हृदय से ही बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए विक्रांत समूह का भी इसमें कहीं न कहीं थोड़ा सा योगदान रहा है इस मधुसूदन को मधुसूदन पाटीदार बनाने के लिए। इसने विश्व स्तर पर भारत ही नहीं, राव का, विक्रांत का और अपने परिवार का नाम रोशन किया। बहुत कम उम्र में इतनी उपलब्धियां, मुझे लगता है कि इसका मैं जिससे भी तुलना करूं तो हनुमान जी से हमेशा प्रेरित रहता हूं। तो बल बुद्धि विद्या विवेक का समन्वित उपयोग करके जिस ऊंचाई को इसने तहलका मचा दिया, विश्व में पहली बार इसने विश्व स्तरीय एक रिकॉर्ड बना दिया 22 घंटे रहने का किलिमंजारो पे। इसके अदम्य साहस को मैं विक्रांत प्रणाम करते हुए और इसके मधुसूदन तुम्हारे बेटे तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए समूचे विक्रांत परिवार की ओर से तुम्हें शुभकामनाएं देते हुए और अपने बीच में आज तुम्हें पाकर के मैं कृतज्ञता व्यक्त करते हुए विक्रांत प्रणाम करते हुए अपना व्याख्यान और अपने अनुभव, अपने अदम्य साहस, जो भी तुमने अपने घर परिवार माता पिता के आशीर्वाद से जिस तरीके से भी तुमने ऊंचाइयों को छुआ है उसके बारे में विस्तार से बताएं, ताकि आज हमारे जो यूथ है, जो तुम्हारा अनुज है, जो तुम्हारे जूनियर्स हैं, ये प्रेरित हों और बड़ी बड़ी उपलब्धियां ने साबित कर दिया है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। व्यक्ति के शौर्य पराक्रम और साहस के सामने कुछ भी नहीं होता, कोई भी बड़ा लक्ष्य दुर्लभ नहीं होता, ये तुमने साबित कर दिया। और इस उपलब्धि पे तुम्हें बहुत बहुत बधाइयां देते हुए मैं कामना करता हूं कि तुम विश्व स्तरीय एक पर्वतारोही के रूप में वैसे ही जाने जाओ जैसे कि पहला पर्वतारोही जाना गया था। धन्यवाद सुभाष। शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि अब हम मधुसूदन को ही सुने कि जीवन में कहाँ कहाँ कितनी कठिनाइयां आई होंगी उनके इस रास्ते में, जहाँ की बड़े बड़े, मुझे तो ये भी बताया गया कि एवरेस्ट को भी फतेह करने वाले मधुसूदन, है ना। दुनिया के जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी सर्वोच्च जो शिखर श्रृंखला है सबको रौंदने वाले मधुसूदन, इनके अनुभव के बारे में अब हम जानना चाहेंगे। हम अपने यूथ से उम्मीद करेंगे कि प्रेरित हों, जितने भी प्रश्न आते हों वो जरूर करें। धन्यवाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल भी क्या खाक जिया करते हैं। And I am sure no one would know this better than our mountaineering friend Shri Madhusudan Patidar ji. Friends, following the path-breaking tradition of VGI, we are hereby introducing the fearless, reckless, dynamic personality with never say no attitude, a fire tech engineer and a mountaineer, the world record holder, the Mount Everest winner, the ex-student Mr. Madhusudan Patidar. Born on 19 July 96, the youngest climber for MP to have scaled several heights, several peaks, including Mount Everest, Mount Kangri, Mount Elbrus, Mount Kangyatsi, Mount Riponi, and so on. And he has the world record as a youngest person to climb from India the Mount Everest from Northern Ridge. Friends, it is rightly said that mountain have a rare attraction. Madhusudan ji was a part of CSR activity with the name Pahel that Vikrant Group undertook in Uttarakhand area in the tragedy in 2013. That was one of the initial interaction with mountains along with a great social cause. So returning back from there, his spirit, where it belonged to, he went back and then he scaled the mountains one by one. In the process, climbed Africa's Mount Kilimanjaro, stunning the whole world by staying for 22 hours at the summit, thereby creating a world record which no human has ever attempted. Mount Elbrus was the next peak that he set his eyes upon and scaled in a relentless pursuit of human excellence and pushing his limits high and far. So, ladies and gentlemen, let us put our hands together for the fearless, relentless, passionate, persistent, a dreamer,
and a Jununi personality, Mr. Madhusudan Patidar, who has a single motto, never say never. स्पोर्ट्स वेबिनार जुनून में मधुसूदन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। तो हमें ये बताएं कि आपकी ये सब शुरुआत कैसे हुई। आप एक बार उत्तराखंड गए थे, वहां तक तो हमें ध्यान है, पहाड़ों पे पहली बार जो आप विक्रांत ग्रुप के एक सोशल इनिशिएटिव CSR के तहत गए थे, तो वो क्या आपका फर्स्ट इंटरेक्शन था या उसके बाद क्या हुआ जो आपका पहाड़ों से इतना अट्रैक्शन हुआ आपका? सर जैसे कि मैं रॉक क्लाइंबिंग कर रहा था बचपन से। रॉक क्लाइंबिंग जो स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग होती है, जो आर्टिफिशियल वॉल होती है, या फिर जैसे कालाकुंड साइड या पचमणी में आर्टिफिशियल और नेचुरल रॉक्स होती है जिसपे आप क्लाइंबिंग करते हैं जी। फिर मैं कश्मीर गया था फैमिली के साथ, फिर एक बार दोस्तों के साथ उत्तराखंड गया था, केदारनाथ गया था। तो हिमालय को देखा तो एक वो अट्रैक्शन हुआ कि नहीं यार, हिमालय बहुत खूबसूरत है, मतलब सुकून मिलता है वहाँ पे। फिर पास आउट हुआ मैं स्कूल से, विक्रांत कॉलेज में आया। फिर शायद उसी फर्स्ट ईयर में ही हम फर्स्ट सेम में शायद वो फ्लड आ गया था। फर्स्ट सेम में ही हुआ था ये। हाँ, तो फिर हम उत्तराखंड गए, पहले ग्वालियर गए थे, ग्वालियर से भी कुछ स्टूडेंट्स आए, फिर हम उत्तराखंड गए। तो वहां से और थोड़ा पास से देखा हिमालय को। छोटे छोटे गाँव में गए थे, चमोली वगैरह, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। तो वहाँ लोगों से मिले। तो वो जो मतलब जो अट्रैक्शन था, जो एक इमोशन जुड़ा था, वो थोड़ा और अच्छा हुआ। फिर मैंने आने के बाद ही सर को बोला था कि सर मुझे, नितिन सर को बोला था कि सर मुझे माउंटेनियरिंग का कोर्स करना है, इंजीनियरिंग नहीं करना है। तो सर फिर थोड़ा वो हुआ। फिर मैं माउंटेनियरिंग का कोर्स करने गया इंडियन आर्मी से कश्मीर में। तो कश्मीर में एक स्कूल है, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, जहाँ प्रोफेशनल माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। तो वहां से मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग का कोर्स किया। तो उधर मुझे पता चला था कि माउंट एवरेस्ट, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है, उसको लोग क्लाइम करते हैं। फिर क्या क्या डिफिकल्टीज होती है, सब पूरा पता चला। फिर मैंने नेक्स्ट ईयर दार्जिलिंग में एक इंस्टीट्यूट है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो कि तेंजिंग नोर्गे उसके फर्स्ट डायरेक्टर थे, तो नेहरू जी ने वो खोला था। तो वहां से मैंने फिर एडवांस कोर्स किया। फिर थोड़े छोटे मोटे लाइक स्टॉक कांगरी, फिर माउंट थिंगरी, ये मेरे स्टार्टिंग पिक्स थे जो कि 6000 मीटर के थे। तो ये मैंने अटेम्प्ट लिए। फिर मुझे मतलब प्रॉपर माउंटेनिंग का थोड़ा नॉलेज हो गया, स्किल्स हो गई कि रॉक क्राफ्ट एक्टिविटीज क्या होती है, आइस क्राफ्ट क्या होती है, हाउ टू सर्वाइव एंड हाउ टू पिच बेस नोट्स हिचेस, कैसे एवलोन से बच सकते हैं, कैसे हाई विंड में फंस गए, या फिर वाइट आउट में फंस गए, या फिर कोई टेक्निकल पिच है, या फिर ओवरहैंग है। मतलब मैं प्रॉपर स्किलफुल हो गया था। फिर मेरा एक ही ड्रीम था शुरू से, मतलब माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना है, वो कैसे भी करना है, पर वो ड्रीम था। तो मुझे पता नहीं था कि माउंट एवरेस्ट काफी एक्सपेंसिव होता है। अराउंड माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए लगभग 30 लाख रुपए लगते हैं। मतलब जब मैंने 17 में किया था तो 30 लाख रुपए की जरूरत थी। अभी अराउंड 40-45 हो गया है, क्योंकि अब नई रोल्स आए हैं, फिर नया पूरा हुआ है। तो वहां से पूरी शुरुआत हुई। फिर 2 साल तो मुझे काफी मेहनत लगी कि 30 लाख रुपए इकट्ठे कैसे किए जाए। तो काफी मतलब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पे गया, कुछ लोकल ब्रांड्स पे गया, नेशनल ब्रांड्स पे गया, कुछ पॉलिटिशियंस, बिल्डर्स, बाकी किसी से कुछ हेल्प नहीं मिली। तो फिर लाइक मैं भी 4-5 महीनों से भटक रहा था इधर, घर वाले भी परेशान थे। तो एट लास्ट मतलब घर वालों ने बोला कि अब तुझे पक्का श्योर है, तू क्लाइम कर लेगा। और फिर इतने में से जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, यशोधरा राजे सिंधिया, तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर आप क्लाइम करके आएंगे तो हम आपको पूरा पे ऑफ करेंगे। तो मैंने घर पे बताया कि मम्मी पापा ऐसी ऐसी बात है, उन्होंने बोला कि हम आपको जाने से पहले नहीं देंगे, आने के बाद देंगे। तो सोचा, सबने विचार करा 10-15 दिन, फिर हमने लोन लिया घर पे 25 लाख रुपए का। फिर मुझे भेजा। तो मैं इंदौर से 7 अप्रैल को गया था, कुछ 1,000 रुपए लेके, मतलब 1,000 रुपए जेब में थे, वो टिकट करा हुआ था। तो मैं नेपाल गया। फिर नेपाल में मैंने कुछ मतलब जो 2.5-3 लाख रुपए कमाए हुए थे, वो मैंने दे के परमिट ले लिया था। मतलब मैंने एक एजेंसी को दिए थे कि अभी आप इतना एडवांस लीजिए, फिर मैं आपको दे दूंगा। फिर नेपाल पहुंचा, वहाँ धीरे धीरे डिपॉजिट आता रहा। फिर मैंने इक्विपमेंट लिया। फिर मेरी फ्लाइट थी ल्हासा की। तो जो लास्ट वीजा था 2017 का किसी इंडियन को देने के लिए चाइनीज लोगों के पास, वो मुझे मिला था।
अरे वाह। तो मतलब वो भी मतलब एग्जैक्ट 5 मिनट पहले मिला, मतलब 5 बजे ऑफिस बंद होता है, 4:55 को मुझे मिला था। ओके, वाह। मतलब काफी उसमें हुए थे, क्योंकि वो इजीली देते नहीं इंडियंस को वीजा। तो फिर चाइनीज एम्बेसी से हम आए, फिर नेक्स्ट डे हम वहाँ पे चाइना पहुंचे, लासा में। तो लासा भी काफी खूबसूरत जगह है, वहाँ पे दलाई लामा जी का घर है, पोताला पैलेस। तो पूरा घुमा और हम 11 तारीख को बेस कैंप पहुंच गए थे। ओके। तो बेस कैंप मतलब मैं जब बेस कैंप पहुंचा तो वहाँ पे काफी वाइट आउट था, तो मुझे पता ही नहीं था कि माउंट एवरेस्ट है कहाँ पे, यहाँ पे है या यहाँ पे है, कहाँ पे। तो फिर 2 दिन वेट करा। मेरे ड्रीम था कि मैं सुबह उठ के टेंट का जिप खोलूं तो सामने माउंट एवरेस्ट होना माउंट चाहिए। एवरेस्ट नजर आए, क्या बात। तो मैंने टेंट लगाया, फिर मतलब पूरा वेदर क्लियर हुआ। एक दिन सुबह उठा, जिप खोली, मेरा शेरपा आया, बोले मोगली दाई आओ, वेदर अच्छा है, चाय पी कॉफी पियेंगे। तो खोला, सामने एवरेस्ट था। फिर उस दिन मैंने देखा, क्या भाई बहुत ऊंचा है, मतलब अपन ने जितना सोचा था उससे भी बहुत ऊंचा है। तो काफी मतलब फिर हमारी टीम बनी, हम 7 लोग थे, मैं अकेला इंडियन था। 2 इंग्लैंड से थे, 2 पॉलिश थे, एक स्वीडन से था, एक ऑस्ट्रेलिया से था। तो पूरी टीम थी, और पूरे बेस कैंप में सबसे छोटा मैं था, मैं 20 साल का था तब। तो सब बच्चे जैसा ही ट्रीट करते थे। मतलब हमारी टीम में भी लगभग मुझे छोड़ के सब एक एक बार एवरेस्ट चढ़ चुके थे नेपाल साइड से। तो सब चाइना साइड से चढ़ने आए थे। 2 तो काफी लेजेंडरी माउंटेनियर थे जो विदाउट ऑक्सीजन ट्राई करने आए थे। तो पूरा ये हुआ। फिर हमने पहला रोटेशन लगाना चालू करा। जैसे एवरेस्ट बेस कैंप की हाइट 5600 मीटर है। तो उसके बाद एडवांस बेस कैंप होता है, उसके बाद कैंप 1 होता है, कैंप 2 होता है, कैंप 3 होता है, फिर समिट कैंप होता है, उसके बाद टॉप आता है। ओके। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है, आपको अप डाउन होने रहता है कि आप बेस कैंप से एडवांस बेस कैंप जाते हैं, कुछ मतलब लोड फेरी करते हैं, कुछ सामान लेके जाते हैं बेस कैंप से, फिर एडवांस बेस कैंप पे डंप करते हैं, फिर बेस कैंप आते हैं, फिर बेस कैंप से एडवांस बेस कैंप, और एडवांस बेस कैंप से कैंप 1 जाते हैं। तो ओके। कैंप 1 पे थोड़ा सामान डंप करते हैं और फिर बेस कैंप आते हैं। ओके। फिर बेस कैंप से निकलते हैं, फिर कैंप 2 जाते हैं, वहाँ सामान रखते हैं, फिर बेस कैंप आते हैं। तो अच्छा, ऐसा ऐसा मतलब अप काफी डाउन करना रहता। एक बार में क्लाइम नहीं होता। तो बहुत ही मतलब एवरेस्ट मतलब दुनिया का सबसे बोरिंग एक्सपीडिशन है मेरी। एक तो 2 महीने तक चलता है, और बहुत ही मतलब आदमी बोर हो जाता है। मतलब कब सोचता है कब वेदर विंडो आएगा, कब क्लाइम करूंगा, कब नीचे आऊंगा, कब सेलिब्रेट करूंगा, और वो मतलब चलते ही दूसरी तरह रहता है बोला जाए तो धीरे धीरे। पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। बहुत बहुत ज्यादा पेशेंस। मतलब आपको कभी 2 दिन भी बैठना पड़ेगा, वेदर नहीं निकला है, वाइट आउट हो गया है, मतलब वेदर अच्छा है, टेम्परेचर अच्छा है और विंड चल रही है, तो आपको बैठना पड़ेगा। विंड नहीं चल रही है, वेदर भी अच्छा और व्हाइट आउट ही हो गया, तो बैठना पड़ेगा। तो काफी ओके। पेशेंस चाहिए मतलब। तो फिर हमने अराउंड 16 तारीख को, हमने 16 मई का हमने प्लान किया कि 16 मई को हम एवरेस्ट टॉप करेंगे। तो हम नीचे आ गए बेस कैंप में। फिर हमने वेदर रिपोर्ट मंगाई थी 4 कंट्री से, स्विट्जरलैंड से, फिर नेपाल से मंगवाई थी, इंडिया से मंगवाई थी, और फ्रांस से मंगवाई थी। फ्रांस स्विट्जरलैंड में एक बहुत ही अच्छा वेदर फोरकास्टर है, माइकल फेगन। उसकी मतलब 99% वेदर रिपोर्ट एक्यूरेट होती ओके। है। तो हमने पूरा मतलब डाइनिंग हॉल में लगाया, और पूरा मतलब वेदर रिपोर्ट हमने देखना चालू करा कि मतलब होता क्या, नॉर्मली 6 दिन लगते हैं। तो हम जो शुरू के 3 दिन होते हैं उसमें हम खराब वेदर देखते हैं, और जो हम्म। लास्ट के 3 दिन होते हैं उसमें हम वेदर थोड़ा अच्छा, मतलब जो समिट डे होता है कि ओके। फाइनली टॉप जाना है, तो उस दिन वेदर अच्छा होना चाहिए, बाकी 3-4 दिन खराब होगा चलेगा, हम्म। क्योंकि वो मतलब वो एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है। ओके। तो हमने पूरा देखा कितनी बर्फ गिरेगी, कितनी विंड चलेगी, कौन सी तारीख को कितना बर्फ गिरेगा, कितनी विंड, क्या टेम्परेचर रहेगा। तो पूरा स्टडी करके हमने सोचा कि 16 मई को हम क्लाइम करते हैं। क्लाइम करेंगे। तो हम 11 मई को निकले बेस कैंप से, फिर 12 को एडवांस बेस कैंप, 13 को कैंप 1, 14 को कैंप 2, और 15 को कैंप 3। अब कैंप 3 पे बैठे, और मतलब हम 4 बजे पहुंच गए थे दिन में। और यूजुअली ये समिट वाला दिन हम रात में क्लाइम करते हैं, मतलब माउंटेनियरिंग में दिन में क्लाइमिंग नहीं होता है, रात में ही क्लाइंबिंग होता है। कि दिन हम्म। में बर्फ वगैरह पिघलती है, फिर डिस्टेंस ज्यादा दिखती है, स्नो ब्लाइंड का डर हो जाता है। हम्म। तो फिर हमने उस दिन हम बैठे रात, मतलब 4 बजे पहुंचे। फिर अराउंड 6 बजे के आसपास वेदर पूरा मतलब वाइट आउट हो गया, विंड स्पीड बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ने लगा। तो मतलब जितनी भी टीम, हम 3 या 4 टीम गई थी उस दिन सबमिट करने के लिए। तो 2 टीम तो ऑलरेडी नीचे चली गई। फिर एक टीम और हम दोनों मतलब हम डिस्कस कर रहे थे क्या करना है, जाना है नहीं जाना है, जाना है नहीं जाना है। तो उन लोगों ने भी बोला कि हम तो नीचे जा रहे हैं।
फिर जैसे कि मतलब अपने अपने डिसीजन अपन खुद भी ले सकते हैं, मतलब आपकी टीम अगर नीचे जा रही है और आपको जाना है तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो हमारी टीम ने भी फिर ये सोचा कि चलो नीचे चलते हैं। तो फिर मतलब मैं तो काफी वो हो गया था, फ्रस्ट्रेट हो गया था कि अरे यार, मतलब एक अटेम्प्ट मिलता है एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए ओके और 6 सिलेंडर होते हैं ऑक्सीजन के, तो 3 सिलेंडर तो मैं ऑलरेडी खा गया था ऊपर आने तक के लिए। कि मैं एक मतलब लगभग 800 मीटर दूर था मैं एवरेस्ट से, ओके और मैं वहां आ गया तो 3 सिलेंडर बचे थे और मेरे पास पैसे थे नहीं। मतलब $700 का एक सिलेंडर आता है एवरेस्ट पे, तो KM3 पे मिलता है $1500 का एक सिलेंडर, जो कि यहाँ 400 रुपए में मिलता है। मतलब डू और डाई सिचुएशन हो गई थी आपके लिए, हाँ, करो या मरो। तो फिर काफी सोचा, 1 घंटे बैठा। उसे मैं गजलें सुनता हूँ जगजीत सिंह की, जी जी। 1-2 गजल सुनी, थोड़ा काम डाउन हुआ। मैंने बोला चलो नीचे चलते हैं। फिर 17 तारीख को हम नीचे आ गए, नहीं 16 तारीख को, हम 16 तारीख को ही नीचे आ गए थे बेस कैंप तक। मतलब पूरा फास्ट डिसेंड करा। फिर बेस कैंप पे बैठे, बोले क्या करे क्या करे, तो जो वॉकी टॉकी होता है, तो मतलब एवरेस्ट के उस साइड नेपाल है, मतलब इस ओके। साइड चाइना है, उस साइड मतलब एवरेस्ट के पीछे ही नेपाल है। हम्म। तो मैं ऐसे ही फ्रिक्वेंसी सेट कर रहा था, तो बोल रहे थे ये लोग कि चलो पैसा इकट्ठा करते हैं, नई वेदर रिपोर्ट मंगाएंगे। तो $1600 इकट्ठा करने थे। तो मैंने ओके। बोला मेरे पास तो नहीं है, आप लोग करो, आपके पीछे में आ जाऊंगा, वो ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास, तो आप तो करोगे सही। मैंने बोला ऐसा नहीं होता, बोले ये टीम का डिसीजन है। हम्म। तो हमें वॉकी टॉकी से मजाक कर रहा था। तो एक कंपनी है कैरी कॉबलर, मतलब वर्ल्ड हम्म। की बेस्ट कंपनी है जो माउंटेनिंग एक्सपीडिशन करती है, मतलब वो एवरेस्ट के 7 करोड़ रुपए लेती है क्लाइम करवाने के। ओहो। तो उनसे मेरा वॉकी कनेक्ट हो गया, हम्म। और मैंने सुना कि वो 21 मई का प्लान कर रहे हैं। तो मैं सीधा दौड़ के डाइनिंग हॉल में गया, मैंने टीम को सुनाया। मैंने कहा कैरी कोबलर का लीडर बोल रहा है पेम्बा शेरपा की 21 मई को जाना है। मैंने ये 7 करोड़ रुपए लेती हूँ, मतलब इसका वेदर रिपोर्ट तो एक्यूरेट है। एक्यूरेट होना ही होना हुआ फिर तो। तो ओके। मैंने अपन भी 21 को चलेंगे, अपन वेदर रिपोर्ट नहीं मंगाते। हम्म। तो उन्होंने बोला ठीक है, अच्छा है, मतलब अच्छा आइडिया, मतलब वो लोग क्यों गलत वेदर पे जाएंगे, इतना पैसा लेते हैं। तो मतलब हम 16 तारीख को आए और 17 को मॉर्निंग को फिर हम निकल गए। मतलब पूरी बॉडी एग्जॉस्ट थी, 3 सिलेंडर ओके। ऑक्सीजन था। तो मैंने KM2 तक तो मतलब ऑक्सीजन लगाया ही नहीं। मतलब मैं 8000 टच होने के बाद ही मैंने ऑक्सीजन स्टार्ट करा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। ओके। तो मैं 16 तारीख को लगभग बहुत खाया, मतलब दिन भर सिर्फ खाता ही रहा और कुछ करा ही नहीं मैंने। सुबह मतलब आया, उसके बाद खाता रहा, सुबह तक खाता रहा, फिर पैक लंच लिया, रास्ते में भी खाता रहा, और काफी एनर्जी ली, मतलब प्रोटीन चॉकलेट्स वगैरह ये वो। हम्म। और 20 तारीख को हम फिर से वहीं पहुंच गए थे KM3 पे, मतलब ओके। जहाँ से हम आए थे 16 कहाँ से तारीख वापस पलटे थे आप लोग? हाँ। हाँ। फिर मेरे पास थे 3 सिलेंडर, तो एक सिलेंडर मैंने लगाया क्लाइंबिंग के लिए, और एक सिलेंडर बीच में छुपा दिया था 8600 मीटर पे, और एक सिलेंडर था डिसेंट के लिए। तो हम वहाँ पहुंचे थे लगभग 3 बजे के आसपास। तो हमने सोचा चलो 7 बजे के आसपास निकलेंगे, तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो हमारी मतलब टीम के 3 लोग तो ऑलरेडी जा चुके थे पीछे, जी। मतलब हम 4 लोग बचे थे। तो फिर वहाँ बैठे, तो एक बंदा था, मतलब एक हमारा टीममेट था, फ्रैंक मार्टिन। वो ऑस्ट्रेलिया से था, वो मतलब 52 ईयर उसकी एज थी। हम्म। तो उसने 5 बजे के आसपास मेरे से एक टेबलेट होती है डाइमॉक्स, तो हम्म। उसने बोला कि मोगली दाई मुझे एक डाइमॉक्स देना। तो मैंने बोला कि मतलब हाई एल्टीट्यूड में उसको लेते नहीं, और मतलब उसको लेने के बाद 4 लीटर पानी पीना पड़ता है। तो 8000 मीटर पे पानी तो मिलता नहीं है। हम्म। तो मैंने उसके शेरपा को बोला कि आपका क्लाइंट डाइमॉक्स मांग रहा है मुझसे। हम्म। तो उन्होंने बोला कि मत देना उसको, मतलब रिस्की है वो। हम्म। तो मतलब उसकी सांसें एकदम से फूलने लगी। ओके। तो मैंने बोला, मैंने जॉन को बोला, मौली थी उसको बोला कि इसको क्या हो रहा है। हमने उसको पानी पिलाया, फिर उसका शेरपा आया, उसको डाइमॉक्स दी। फिर 6 बजे के आसपास वो फिर से मतलब हाफने लगा। फिर 7 बजे का हमारा प्लान था, तो जैसे जैसे उसको रेडी करा हमने, 7 बजे हम निकले। तो अराउंड 7:30 या पौने 8 बजे हुए। तो वहाँ पे एक स्टेप 1 है, मतलब जैसे हम्म। उसको लैंडमार्क दिया हुआ, स्टेप 1, स्टेप ओके। 2, स्टेप 3। हम्म। फिर येलो बैंड है। तो स्टेप 1 के बाद वो गिर गया एकदम, मतलब हवा से, फ्रैंक। ओहो। तो मतलब हम सब रोप से अटैच होते हैं एक दूसरे से। हाँ हाँ। तो एक रोप पूरी लूज हो गई। तो मैंने देखा पीछे, मैंने बोला कि फ्रैंक कहाँ गया। तो वो जॉन और जो मॉली थे इंग्लैंड से, तो उन्होंने बोला कि वो गिर गया। तो मैंने बोला ऐसे कैसे गिर गया, पीछे तो था अभी। तो बोले पता नहीं क्या हुआ। फिर हम लोग नीचे आए, उसको CPR वगैरह सब कुछ दिया। तो मतलब मुश्किल से 10-15 मिनट होंगे और वो मर गया। तो मैं ओहो। तो मतलब मैं बच्चा था 20 साल, मतलब बहुत ज्यादा डरा हुआ था।
तो मैं एक पत्थर के पास बैठा, थोड़ी जगजीत सिंह की गजलें की वॉल्यूम और बढ़ाई, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो, एक घुट पानी पिया, एक स्नीकर खाई, फिर बेटे हमने उसको उठा के थोड़ा साइड में रखा, उसके कुछ सामान लिए उसकी फैमिली को देने के लिए। और फिर विंड एकदम से फिर से बढ़ गई, जैसे हम 4 दिन पहले जो बढ़ी थी, तो 3 लोग तो जा चुके थे, एक मर गया था, हम 3 लोग बचे थे, जॉन, मॉली और मैं। तो हम आधे घंटे वहीं बैठे उसके पास में, फिर हम निकलना चालू करें। तो मतलब 1 घंटे तक हमने बहुत ज्यादा सरवाइव किया, मतलब वाइट आउट था, सिर्फ रोप थी हमारे हाथों में और हमको एक डायरेक्शन में जाना था कि जहाँ रोप जाएगी हम वहां जाएंगे, हमको कुछ दिख नहीं रहा था कि हमको क्या करना, पूरा वाइट आउट हुआ। तो फिर मतलब सब सवेरा हुआ, मतलब 4 बजे के आसपास एवरेस्ट पे सूरज निकलना, से आप सूरज के बहुत ऊपर होते हैं, मतलब मैं भी जब मैंने पहली बार सूरज को देखा था इतने ऊपर से, तो एक छोटा सा गोला मतलब बहुत नीचे था, जो कि धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। मैंने और वहां पे कुछ ऑरेंज और ब्लैक कलर का सनराइज होता है। तो मतलब उस मतलब वेदर पूरा काम हो चुका था उस समय कि कुछ व्हाइट आउट, मतलब एकदम शांत था, मतलब परफेक्ट वेदर था। धीरे धीरे सनराइज हुआ तो हमको भी थोड़ा सुकून आया कि चलो यार अब सब कुछ अच्छा लग रहा है। सिर्फ फ्रैंक की डेथ हो गई, वो थोड़ा बुरा था। तो फिर धीरे 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 तो 6:30 बजे हम टॉप पे पहुंच गए थे, मतलब एवरेस्ट के टॉप पे। तो मतलब ऐसा एक टॉप दिख रहा था कि ये एवरेस्ट का टॉप है, पर वो उसका टॉप नहीं था, ऐसे हमको लग रहा था कि ये टॉप है। और उस दिन क्या काफी कम टीम गई थी, तो हमारा समिट अराउंड 6:30 बजे हुआ था, तो पूरे टॉप पे हम सिर्फ 4-5 लोग थे। तो बहुत सुकून वाला पल था। फिर वहाँ पिक्चर्स वगैरह ली फ्लेक्स फ्लेक्स के साथ। नहीं, पर वो फिर फर्स्ट वाला टॉप नहीं था, तो टॉप कहीं और था, आगे था टॉप। टॉप उसके पीछे था, मतलब ओके। हमको पहले लगा था कि ये टॉप है, तो वहां पहुंचे फिर पता चला कि और 1 घंटा और जाना है अभी। तो मतलब वो आखिरी पीक वही दिख रहा था, पर उसके पीछे एक छोटा सा पीक था, वो एवरेस्ट था। ओके। तो उधर गए हम, फिर वहाँ फोटोज वगैरह ली, पानी वानी पिया, सिलेंडर चेंज किया। तो फिर इधर उधर से लोग आए, इधर नेपाल था, इधर चाइना था, मकालू माउंटेन था, माउंट लोत्से था, कंचनजंगा दिख रहा था, तो मतलब काफी खूबसूरत था। फिर से आप अगर नॉर्मली एक जगह फोकस करके बैठेंगे और देखेंगे एवरेस्ट के टॉप से, तो आप फील कर लेंगे कि जो अर्थ का कर्वेचर होता है, मतलब आप मतलब पृथ्वी घूमते हुई दिखती है आपको धीरे धीरे धीरे, अगर आप एकदम गौर करके देखेंगे तो। क्या बात। फिर मतलब हम 29 फीट पे थे, मतलब एक जगह, मतलब हम जब डिसेंड कर रहे थे KM3 पे बैठे थे, तो मोली मेरे को बोलती, सी मोगली देयर इज वन प्लेन फ्लाइंग अंडर अस। मैंने बोला सही में बहुत ऊपर आ गए। प्लेन नीचे से जा रहा है, मतलब बहुत ऊपर है। वाह वाह। तो फिर हम जब उतर रहे थे, तो डिसेंड करते वक्त जो मॉली थी इंग्लैंड से, तो वो जहाँ फ्रैंक गिरा था उसके ऊपर एक लेडर थी, चाइनीज लेडर। तो वो एक लेडर ऐसी होती है, एक लेडर ऐसी थी और एक लेडर ऐसी थी, मतलब 2 वर्टिकल लेडर थी। तो मतलब मैंने लाइफ में कभी रेपलिंग बहुत की है, काफी पहाड़ों पे से कूदा हूँ रस्सियों से, पर लेडर पे रेपलिंग नहीं करी थी। और मतलब बॉडी पूरी एग्जॉस्ट थी, मतलब दोनों पैर कांप रहे थे, कुछ खाने को नहीं था, 4 दिन से पानी नहीं पिया था। स्नीकर थी, स्नीकर 2 बची थी, वो भी जम गई थी। और थर्मस मेरा उसका ढक्कन थोड़ा ढीला हो गया था, तो पानी बैग में ढुल गया। तो सब मतलब कुछ नहीं था। गड़बड़ हो गई। तो वो गिर गई उस लेडर से। तो फिर वहां बैठे हम, तो मैं और मेरा जो शेरपा था, हम लोग आगे थे और जॉन मोलिया हमारे थोड़े पीछे थे। तो वो गिरी, तो मेरा शेरपा बोलता, मोगली दाई वो लड़की गिर गई फिर से। तो मैंने बोला चलो लेके आते हैं। बोले आप जाओगे वापस क्लाइंब करने और फिर लेके आओगे? मैंने बोला थोड़ी दूर तो चलते, थोड़ी देर वो भी आएंगे। फिर उनको लेके आए। तो मतलब KM3 पे उतरते वक्त, मतलब जब डिसेंड करते हैं, तो KM3 पे नॉर्मली कोई रुकता नहीं है, मतलब लोग सोचते हैं कि जो से ऑक्सीजन 8,000 है। मीटर है उसको डेथ जोन बोलते हैं हम। ओके। मतलब 8,000 मीटर के आप ऊपर गए, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन जीरो है, मतलब आप सांस नहीं ले सकते। और वहाँ पे हर कदम मतलब मौत है, हर कुछ भी गलती करिए आप मर जाएंगे, मतलब इतना क्रिटिकल वहाँ होता है सब कुछ। तो उसको हम नीचे लाए, तो उसको टेंट में रखा। तो एक और जो सामने वाली टीम थी, तो उसका जो क्लाइंट था, तो उसने उसका शेरपा KM3 तक हायर किया था सिर्फ। तो उसके क्लाइंट ने बोला था कि यहाँ से ऊपर मैं अकेला जाऊंगा, आप यहाँ से नीचे चले जाओ। तो हमने उसको हमारा सामान दे दिया, हमारा स्लीपिंग बैग दे दिया, टेंट दे दिया। तो जब हम नीचे आ रहे, हमको पता नहीं था कि हमको रुकना, हमने तो सोचा था KM2 में रुकेंगे ओके। जाके। तो ये मौली के शक, मतलब ये मर जाती, मतलब मैं और मेरा शेरपा हम ये सोच रहे थे कि ये आधा 1 घंटा और जिएगी, फिर मर जाएगी, फिर अपन आराम से नीचे चलेंगे।
तो मैंने बोला जब तक जी रही है जब तक इसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने सब प्लान करा कि हम सब आज यहीं रुकते हैं। तो सबके पास मतलब 4-4 घंटे इतना ऑक्सीजन बचा था कि 4 घंटे आप सरवाइव कर सकते हैं। तो हम एक टेंट में 6 लोग सो रहे हैं, और एक स्लीपिंग बैग बचा था वो शेरपा का, वो उस लड़की को दिया हमने। तो हम लगभग मतलब दिन में 2-2:30 बजे वहां पहुंचे थे, और उन्होंने बोला कि अब कल सुबह चलेंगे, इसको थोड़ा अच्छा फील होने दो। तो पूरी शाम निकल गई, कुछ खाने को नहीं था, एक ब्यूटेन गैस का सिलेंडर था, थोड़ा सा पानी बनाया, थोड़ा थोड़ा सबने पिया एक एक घूंट। फिर रात को लगभग 1-2 बजे के बाद मुझे बुरे बुरे सपने आने लग गए। मतलब मेरे पास ऑक्सीजन बचा नहीं था। मतलब मेरा हमेशा ध्यान वो रेगुलेटर पे जाता था ऑक्सीजन की कि कितना बचा है। तो वो जैसे ही 0 पे गया और मेरे मीटर चालू हो गया कि फिर मैंने शेरपा को बोला, मैंने कहा ये मौली बच जाएगी और मैं मर जाऊंगा, अपन नीचे चलते हैं। Oh God, सही तो बोला। मेरा शेरपा बोलता है कि देखो अब इसको लेके तो जाना पड़ेगा, ऑक्सीजन इसके पास भी खत्म होने वाली है। तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, धीरे धीरे निकलो। बोले अपन ने कैंप 2 पे जो आधा सिलेंडर छुपाया पिछली बार का, तो वो वहाँ छुपा हुआ होगा तो आपको मिल जाएगा, अगर किसी ने चुराया नहीं होगा तो आप वो लगा लेना। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं रात को 3 बजे अकेला निकला। मैं रोप में से टॉर्च चालू करी, धीरे 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 चल रहा। अब मैं मेरी वॉच में देख रहा कितने मीटर बचे, कितने मीटर बचे, तो 40-50 मीटर बचे थे। मैंने बोला 8000 पहले क्रॉस करो, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिलेगी तो जिंदा तो रहेंगे। तो फिर वहां से 8000 नीचे आया, थोड़ी वहां सांस ली। तो एक मतलब हमारे एक्सपीडिशन के पीछे एक चाइनीज एक्सपीडिशन आया था, मतलब चाइनीज गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल एक्सपीडिशन आया था एवरेस्ट के लिए। तो एक मेरी फ्रेंड बनी थी एमा, तो हम लोग साथ में मोनेस्ट्री जाते थे। तो उसने मुझे देखा कि एक पत्थर पे एक लड़का बैठा है इंडियन, चल पा नहीं रहा, मतलब उसको थोड़ा खाने पीने की जरूरत है। तो वो बेचारी आई, उसने मुझे वो अपने ब्रिटानिया के केक आते हैं ना, उस टाइप के चाइनीज केक होते हैं, वाई वाई, उसने केक दिया, एक गुड पानी दिया। फिर मैं कैंप 2 गया, वो लोग ऊपर जा रहे थे, हम नीचे उतर रहे थे। कैंप 2 गया, वहां पे मुझे लकीली मेरा सिलेंडर मिल गया। तो मैंने आधे घंटे तो सिर्फ बैठ के हवा खाई और कुछ नहीं करा। मतलब Oh वो God, जो रेगुलेटर होता है ना उसमें 1 2 3 मतलब स्पीड्स होती है, तो मैंने उसको 9 पे लगाया, मतलब घर okay, जैसी ऑक्सीजन आ रही थी। घर जैसी आधे घंटे सिर्फ ऑक्सीजन खाई। मतलब एवरेस्ट पे ऑक्सीजन ही खाते लोग, मतलब वहाँ ये नहीं बोलते ले रहे, बोलते ऑक्सीजन खाओ तो आप जिंदा खाओ। रहोगे। तो आधे घंटे मैंने ऑक्सीजन क्या खाई, बात है, फिर वाह। देखा इधर उधर। फिर मैंने बोला कि अब जो भी होगा आप सीधा नीचे जाएंगे। और मैं ऊपर देख रहा था उनको, मैंने वॉकी पे मैसेज डाला कि मतलब मेरे शेरपा को, जॉन और मौली को, कि आप कहाँ हो कहाँ हो। तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने बेस कैंप पे मैसेज डाला कि उनका कोई अपडेट आया, बोले नहीं आया। तो मैं और डर गया, मैंने उनको कुछ हो गया तो ये लोग मुझे भेजेंगे ऊपर जाने के लिए। तो मैंने बोला अब नीचे चलो यहाँ से। तो फिर मैं धीरे 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 कैंप 1 तक आया। तो कैंप 1 पे जहाँ मैंने पहले टेंट लगाया था, वहाँ किसी और ने टेंट लगा लिया, मतलब जो नई टीम आई थी। हम्म। तो मुझे लगाया मेरा टेंट, मैं उसमें घुस गया, उसमें बहुत कुछ खाने का दिखा, मैं सब खा गया। तो तो वो टीम वाले आए, बोले आप कौन हो। मैंने बोला मेरा टेंट है। बोला आप देखो बाहर सेम टेंट है मेरा, ये वो। बोले नहीं है हमारा टेंट है, और आप ये कैसे खा के सके बिना पूछे। तो मैंने बोला मुझे लगा मेरा टेंट है, मुझे बहुत प्यास लग रही थी, भूख लग रही थी। वहाँ थोड़ी मतलब 7 या 100 मीटर पे मेरी आधे घंटे तक लड़ाई चली। फिर मैंने बेस कैंप मतलब एडवांस बेस कैंप से एक जो हमारा कुक था उसका असिस्टेंट, तो मैंने बोला कैंप 1 पे आप सामान भिजवाइए कुछ खाने का, इन महाशय को देना है। तो उनको फिर सामान दिया, और फिर उसी दिन मतलब मैं नीचे उतर रहा था। तो मेरा जो कुक था उसका असिस्टेंट था डोरजे। तो उसको मैंने बोला था कि अगर मैं एवरेस्ट क्लाइम करूंगा तो मेरा जो फेदर जैकेट है वो तुझे गिफ्ट करूंगा। तो वो खुश हो गया। तो रात को मतलब 7-8 बज रहे थे। तो मैंने वॉकी पे से मैसेज डाला था कि मेरा बैटरी खत्म होने वाला है वॉकी का, मैं नीचे आ रहा हूँ। तो मैंने वो रेड टॉर्च चालू कर ली थी, और मैं अकेला चल रहा था। मतलब 8 साढ़े 8 बज गया था, पूरा अंधेरा हो गया था। तो वो नॉर्थ कोल का जो सबसे टफेस्ट डेंजरस टेक्निकल पार्ट है वो क्रॉस करके मैं मतलब जो एक फ्लैट सरफेस आ जाता है एडवांस बेस कैंप के लिए, थोड़ा मतलब 1-2 किलोमीटर का, वहां पहुंच गया था। तो मेरा वो जो असिस्टेंट था, कुक का असिस्टेंट था, वो मोगली दाई चिल्लाता चिल्लाता बस इधर उधर देख रहा था। फिर उसको मेरी टॉर्च दिखी लाल लाल, तो वो आया दौड़ता दौड़ता मेरे पास, बोले मोगली दाई ठीक हो। हाँ ठीक है। फिर मेरे को ऐसे मेरा बैग लिया। फिर हम धीरे 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 डाइनिंग मतलब एडवांस बेस कैंप तक पहुंचे। तो हमारी टीम में एक मतलब इंडियन आर्मी से थे, लीला दाई, मतलब वो नेपाली है, गोरखा है, पर वो इंडियन मतलब जबलपुर में उन्होंने काम किया है। तो वो मिले थे मुझे। तो उन्होंने मतलब हम साथ में बैठ के जो कुकरी रम होती है पहाड़ों पे पीते हैं हम, मतलब बॉडी वार्म रखने के लिए। तो आखिरी बची थी, तो उन्होंने बोला था कि
अगर आप जिंदा आओगे, मतलब मैं उनके बेटे की उम्र का था, तो बोला तभी मैं पीऊंगा ये। मैंने बोला ठीक है। तो मैं पूछा, वो काफी खुश हो गए, मतलब इमोशनल हो गए थे, उनकी बेटी की उम्र, मतलब बेटे की उम्र का था। तो डाइनिंग हॉल में गया, तो जो हमारे कुक थे, तो उन्होंने पूछा कि आज क्या बनाए, तो मैंने बोला कुछ मीठा बनाओ। उन्होंने बोला कि सब राशन वगैरह तो खत्म हो गया है। तो मैंने बोला एक काम करो, जो अपना नूडल्स होता है, थुक्पा होता है, उसमें दूध डालो और शक्कर डालो, इसकी सेवैया बनाओ। तो बोले सेवैया क्या होता है? तो मैंने भैया बोला क्या? इंडिया में सेवैया थोड़ी मीठी डिश होती है, मतलब स्वीट डिश होती है, मिठाई में खाई जाती है। उन्होंने बोला ठीक है, आप जैसा बोलो। हमने नूडल्स की सेवैया खाई। फिर मैंने खाना खाने के लिए जब ग्लव्स निकाला, तो मुझे पता चला मेरी ये उंगली चली गई थी। तो मैंने बोला चलो ठीक है यार, इतना स्ट्रगल किया, इतना चलेगा। फिर हम 3-4 घंटे बाद, जब मैं थोड़ा एनर्जी आई मुझ में, फिर हमने कोशिश करी कि वो लोग कहाँ हैं ऊपर वाले। तो फिर एक टीम मतलब दूसरी टीम थी, उसका मैसेज आया वो की पे कि आपके लोग कैंप 1 से निकल गए हैं, तो आप किसी को भेज दीजिए रेस्क्यू के लिए। फिर वो लीला दाई, एक कुक, हम 4 लोग गए, उनको टांग के लेके आए 12 बजे तक। फिर एडवांस बेस कैंप आ गए। फिर वहां से 1-2 दिन वहां रेस्ट किया, वहां से सब पैक किया। फिर मुझे बेस कैंप से कॉल आया कि कल आपका वीजा एक्सपायर हो रहा है, आप जल्दी आ जाइए, नहीं तो ये जेल में डाल देंगे। मैंने बोला ये एक्सपीडिशन है कि क्या? एक्सपीडिशन एक तरफ और वीजा एक तरफ। हाँ। तो फिर मैं जल्दी जल्दी नीचे गया, मतलब 24 किलोमीटर दूर है एडवांस बेस कैंप से बेस कैंप। तो मतलब इतना, मतलब 11 तारीख को गए, 16 को सबमिट नहीं हुआ, फिर नीचे आए, फिर 17 को गए, फिर सबमिट करके आए, फिर उसको रेस्क्यू करके आए, और फिर बेस कैंप जाना, मतलब पूरा थक गया था। मतलब मेरा हम्म। वेट, मतलब 28 किलो कम हो गया था मेरा वेट, 12 मतलब ये 36 दिनों में। ओहो। मतलब मैं 78 का गया था, और इधर मतलब 50 की रेंज में आ गया। ओहो। तो फिर आया बेस के, वहाँ सेलिब्रेट किया। फिर नेपाल आया, मैंने क्या अब यहाँ जाके शांति मिली, और अब मैं बोल मतलब फिर मैंने बताया लोगों को कि चलो मेरा समिट हो गया ये वो। तो ये मेरी कहानी है। मतलब सुकून से जुनून तक की कहानी हो गई ये तो पूरी की पूरी, हाँ, सुधन जी है। मतलब काफी आराम से हुआ, पर हो गया फाइनली, सपना पर आप पूरा। मुझे ये बताइए, जब आप ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट जैसा जो है आपने माउंट क्लाइम कर लिया, तो ये माउंट किलिमंजारो वाला जो आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड का आइडिया कैसे आया आपके दिमाग अरे जैसे मैं एवरेस्ट क्लाइम करके आया था, तो उसके बाद जो जैसे मुझे लगा था कि अब मतलब जो परेशानी है सारी सॉल्व हो जाएगी, मतलब लोग जानने लगेंगे, सरकार सपोर्ट करेगी, अप्रिशिएट करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी। तो गवर्नमेंट ने कुछ लिया ही नहीं, उन्होंने कुछ समझा ही नहीं कि इन्होंने कुछ करा है, ना किसी ने कोई ट्वीट करा, या ना किसी ने बधाई दी, ना उन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि हम चढ़ के आएंगे तो आपको पूरा पैसा देंगे। तो मैं काफी मतलब डिप्रेस हो गया था 2 साल के लिए, कि पता नहीं अब मतलब घर वालों को लोन मतलब 20 लाख का था, 25 लाख हो गया, कि इंटरेस्ट लगे जा रहा है। तो में? फिर कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने एमपी गवर्नमेंट पे हाई कोर्ट में केस करा, शिवराज सिंह चौहान और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पे। तो केस तो अभी भी चल रहा है, कुछ नहीं हुआ। तो फिर मतलब इतना होता रहा, तो मैंने सोचा चलो कुछ और डेंजरस करते, ताकि लोगों को लगे कुछ अच्छा और हुआ, मतलब। तो फिर मैं किली बंजारो का मैंने प्लान किया, तो मतलब उसमें भी 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा था। तो मैंने ये जो इंदौर की कंपनी है विटीफिट, ओके। तो इनको मैंने अप्रोच किया था, इन्होंने मुझे फिर स्पॉन्सर किया, थोड़ा क्राउड फंड किया। तो किली बंजारो गया, तो मतलब मैंने उनको बोला था कि मैं कुछ अलग करूंगा इस बार, या तो फास्ट असेंड करूंगा या कुछ ना कुछ डिफरेंट करूंगा। तो ठीक है, तो हम नेशनल पार्क में बैठे थे, तो किली बंजारो क्लाइम करने के कुछ 8-9 रूट है। तो एक हम्म। रूट ऐसा मस्त धूल धूल लग रही थी उस पोस्टर पे, तो मैंने पूछा मेरे गाइड से कि ये रूट कौन सा है। तो बोलता है ये वेस्टर्न ब्रिज रूट है, पिछले 12 साल से बंद है। मैंने बोला क्यों? बोले एक अमेरिकन एक्सपीडिशन गया था, सारे लोग मर गए थे। तो मैंने बोला इस वाले रूट से चलते हैं। बोले इस वाले रूट से तो मैं भी नहीं गया। तो मैंने बोला, बोले चलते हैं, ट्राई करते हैं। तो बोले परमिशन नहीं मिलती है, बोले बैन कर दिया रूट। तो मैंने फिर वो रेंजर से बात करी कि मुझे इसी रूट से जाना है। तो उन्होंने बोला आपको ये मतलब $400 तो एक्स्ट्रा लगे। तो $400 बहुत होते हैं थोड़ा। फिर उनसे बातचीत वगैरह करी, तो कुछ $300 में वो लोग माने। फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन कराए कि आप कुछ होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने बोला ठीक है। तो मतलब उस रूट से नॉर्मली क्लाइम करने में 12 दिन लगते हैं। ओके। तो मैं, मेरा गाइड और मेरा कुक, हम तीनों लोग पहली बार उस रूट से क्लाइम करने जा रहे थे। तो किसी ने पहले मतलब उस रूट से क्लाइम ही नहीं करा। तो मैंने बोला चलो अब मैं लीड करता हूँ। एक कंपास लेके चल रहे थे हम कि इस डायरेक्शन में टॉप है। तो वो आ रहे हैं मुझे फॉलो कर, मतलब मैं अफ्रीका गया पहली बार, मैं उनको लीड कर रहा था। तो वो लोग मुझे हंस रहे थे, बोले हमने ऐसा इंडियन कभी देखा ही नहीं जो पहली बार इतना तेज चल रहा है। उन्हें इंडियन बहुत आलसी होते हैं,
मतलब आप किसी भी कंट्री में पूछेंगे अगर इंडियन माउंटेनियर्स कैसे होते तो बोलेंगे बहुत आलसी होते। तो उनको अगर 10 दिन का एक्सपीडिशन है तो वो सोचेंगे 15 दिन में पूरा। तो हमने पूरा वो रूट पूरा सर्च करा, मैंने एक नया रूट बनाया उसी रूट पे। तो वहाँ कुछ कुछ जगह लिखा था कि आप असेंड कर सकते हैं, डिसेंड नहीं कर सकते, इसलिए वो बहुत टेक्निकल रूट था। तो हमने वो रूट 21 घंटों में क्लाइम कर लिया था, जो कि वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। हाँ, फिर जो हम वहाँ पहुंचे तो एक दूसरी टीम थी जो दूसरे रूट से आई थी। तो उन्होंने हमको देखा कि छोटे छोटे लोग, मतलब ऊपर से बहुत छोटे छोटे इंसान दिखते हैं, तो उन्होंने बोला कि ये लोग इधर से कैसे आ रहे हैं। तो हम वहाँ ऊपर पहुंचे तो वो सब ऐसे चौंके हुए थे कि तुम इधर से आ कैसे गए। बोले रूट बंद है। फिर जो मेरा गाइड था और वो जो अफ्रीकन लोग थे उनके मतलब दोस्त वगैरह होंगे गाइड वगैरह, बोले तुम कभी इधर से नहीं आए, तुम कैसे आ गए। तो वहाँ बैठे थे, फिर उन्होंने मेरे बारे में बताया कि ये इंडिया से है, इन्होंने एवरेस्ट क्लाइम किया है। तो फिर उनको वहाँ बैठे, बातचीत हुई, खाना वाना खाया साथ में। फिर नेक्स्ट डे जब सुबह वहाँ रुके, मतलब उठे, तो नॉर्मली रात में लोग क्लाइम करते, तो वो जितने भी लोग थे वो सब क्लाइम करने गए थे रात को, सुबह क्लाइम करके आ गए और नीचे चले गए। अब सिर्फ वो पॉइंट पे हम 3 लोग बचे थे, मैं, मेरा कुक और मेरा वो गाइड। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को टॉप पे सोना है। तो उन्होंने बोला मतलब पागल हो क्या, बोले यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है। सोते थोड़ी ना तो यहाँ पे। हाँ, बोले मतलब कोई भी टॉप पे नॉर्मली सोते नहीं है, बोला आप पागल हो। तो मैंने बोला मेरे को सोना है। बोले यहाँ ऑक्सीजन नहीं, इतनी हाइट पे हम आज तक रुके ही नहीं हमारी लाइफ में, हम टॉप तक आते हैं और यहाँ से चले जाते हैं हमारे क्लाइंट को लेकर। मैंने बोला मैं इतनी हाइट पे बहुत आराम से सोया हूँ, मैंने एवरेस्ट क्लाइम किया। तो उन्होंने बोला हम आपका टेंट लगा देंगे, आपको सोना है तो सो, हम अब नीचे जा जा रहे रहे हैं हैं। वापस। हाँ, तो उन्होंने बस टेंट लगाया, एक गैस का सिलेंडर छोड़ा, 2 संतरे छोड़े, 2 पानी की बोतल बना दी, थोड़ा खाने को दे दिया। तो हमने सुबह मतलब 8-9 बजे के आसपास टेंट लगाया था। तो मतलब वो लोग चले गए। तो सुबह तो अच्छा था, दिन भी अच्छा था, मैं अकेला टॉप पे घूम रहा था, फोटो वोटो लिए। फिर शाम को सनसेट किलिमंजारो का बहुत ही मतलब बहुत फेमस सनसेट में किलिमंजारो का गिना जाता है, क्योंकि वहाँ सारे बादल आके फंस जाते हैं और फिर सूरज डूबता है। तो फिर जैसे मतलब 10-11 बजी रात को और एकदम से व्हाइट आउट हो गया। मतलब जिस वेदर में मैं आया था वहाँ एक बर्फ का तिनका नहीं था, और 1 घंटे में सब बर्फ ही बर्फ हो गई थी। और ओके। मेरा किलिमंजारो एक वोल्केनो है, अगर आपको पता हो, मतलब हाँ एक्टिव हाँ, वोल्केनो। वोल्केनो, यस। तो वहाँ के जो पत्थर है वो सारे हम्म वो पोरोस पत्थर है, मतलब राम सेतु वाले हल्के पत्थर। हम्म। तो मेरा टेंट रात को ऐसा उड़ रहा। तो मैंने बोला यार टेंट उड़ेगा तो मेरे को भी ले जाएगा, क्योंकि मैंने जिन पत्थरों से बांध रखे थे बहुत हल्के थे वो। ओके। तो मैं एक बड़ा सा पत्थर लेके टेंट के अंदर लेके बैठ गया। मैंने बोला अब ये पत्थर या मैं। तो रात मतलब वो रात फिर मैंने गजलें पढ़ाई थोड़ी वॉल्यूम, मतलब मैं जब घबराता हूँ गजल की वॉल्यूम बढ़ जाती है मेरी। तो फिर जगजीत सिंह चल रहे हैं। अब 1 बजे मैं सोच रहा था कब 2 बजे, कब 3 बजे, कब 4 बजे, 5 बजी, 6 बजी। फिर अलग अलग 8 रूट से कम 50 लोग आ गए टॉप पे। फिर उन्होंने देखा कि टॉप पे एक टेंट लगा है पूरा बर्फ में। वेदर बहुत खराब था उस दिन, बहुत कम लोगों का समिट था, और जो भी आए उनको लगा कि ये आदमी वहां कोई मर पहुंच गया गया और होगा। कोई टेंट लगाया गया। तो उन्होंने ये सोचा कि यहाँ कुछ या कैजुअलिटी हो गई या कुछ ना कुछ हुआ है। एक बंदा आया, उसने मेरी चेन खोली जिप की। तो मैंने बोला ये कौन है। तो फिर मैं बाहर निकला तो वो पूछ रहा था, मतलब वो पता नहीं किसी कंट्री, जर्मनी का था शायद। उसने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया, मैं सुबह 9 बजे सोया था, 8 बज गई, 1 घंटा और सोने दो, 7 बज गई, 1 घंटा 2 घंटे और सोने दो, 24 घंटे मेरे पूरे हो जाएंगे। ओके। तो पता नहीं किसने वॉकी पे मैसेज करा, तो वो रेंजर आ गया ऊपर। तो उसने तो मस्त फाइन वाइन ये वो वॉकी पे नीचे मैसेज डाल दिया यार। तो उन्होंने बोला टेंट निकालो, ये सब करा। और मैंने टेंट वेंट निकाला, पैक करा, 30-35 किलो अकेला उठा के मतलब 6-7 घंटे में डिसेंड करा। और जैसे ही बेस कैंप आया वहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। तो ओके। उन्होंने तो सीधा कुछ बोला भी नहीं, सीधा गाड़ी में बिठाया ले गए मुझे। मैंने बोला ये करेंगे क्या, और अपना वीजा 3-4 दिन का ही रहता है। मैंने कहा वीजा फिर एक्सपायर हो जाएगा, बोले तो यहीं का यहाँ नागरिक तो बना बच लेंगे गए तो मुझे, वीजा में वो अंदर हो दिखता भी जाएगा। थोड़ा काला हूँ। तो तो वहां गए तो फिर जो मेरा गाइड था, उन लोगों को पता चला कि वो अपना जो क्लाइंट था मोगली दाइत्य, तो वो उनका रिकॉर्ड हो गया। तो वो एकदम से वो न्यूज वायरल हो जाती है ना, मतलब वो अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है, मतलब अफ्रीका के लिए थोड़ी बड़ी बात है। ओके। जैसे अपने इंडिया में हाईएस्ट पीक है, कोई क्लाइम करेगा तो इंडिया में वो चीज यस न्यूज यस। बन जाएगी। तो मीडिया वाले आ गए पुलिस स्टेशन, फिर उन्होंने इंटरव्यू लिए 1-2 की कि आपने क्यों करा ये करा। तो उनको थोड़ा झाड़ पे चढ़ाए कि मैं मिशन पे हूँ, मुझे वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट पे सोना है ये वो। तो ओके। फिर उन्होंने पुलिस वालों को बोला कि ऐसा ऐसा है। फिर उन्होंने मुझे छोड़ा और मैं फिर घर आया।
ये सब किसी को नहीं पता पड़ता है कि शुरुआत कहाँ से होती है और चीजें हाँ, कहाँ अंत हो सकती है। लोग जो जीरो से चालू होता है ना, वो बता के जाते हैं। अच्छा मुझे बताइए, सब्र, साहस और जुनून ये आपकी जिंदगी में एक साथ हाथ पकड़कर चले हैं, तो क्या आपको लगता है कि आज के युवाओं में इन चीजों की कमी पाई जाती है? सब्र, साहस, जुनून। देखो, कमी तो सब्र, साहस और जुनून की कमी तो किसी में नहीं होती, पर जैसे हम अब आजकल के लोग क्या होते हैं, आजकल के लोग सपने देखते हैं, पर हमें करने वाले लोग चाहिए। सपने देखने वाले लोग तो करोड़ों इस दुनिया में, पर करने वाले लोग बहुत कम है। तो आप सोचेंगे कि मैं ये कर लूं, मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं ये डिजाइन कर लूं, चांद पे चले जाऊं। तो आप सोच सकते हैं, सोचने का मना नहीं है, सपने देखने का मना नहीं, पर आप करना कब चाहते हैं, आप उसके लिए स्टार्ट कब लेते हो, वो मायने रखता है। तो आजकल की युवा पीढ़ी यही है कि एक तो अपने देश में ज्यादा फील्ड ओपन नहीं है, मतलब सब रेट रेस में दौड़ते हैं कि लोग सोचते हैं कि 25 साल कागज पढ़े, 25 साल कागज कमाए और आखिरी के 10 साल बचे कुचे कागज पे जिंदगी गुजारे। तो मैं ये सोचता हूँ कि मतलब ऐसी बहुत सारी फील्ड है जिसमें इंसान जा सकता है। मतलब आप अगर शुरू में मतलब 8 साल की उम्र से एक तबला ही बजाएंगे, तो आप ग्रेजुएशन करेंगे तब तक आप उस तबला बजाने के मतलब उस्ताद हो जाएंगे, तब तक आप मतलब आप उसी में प्रोफेशनल हो जाएंगे। तो बहुत सारे करियर है, अलग अलग चीजें आप उनमें ट्राई करें, क्योंकि ऐसा आज के जमाने में जो हमारी बेसिक फील्ड्स है उसमें बहुत कम स्कोप है। तो जो यूनिक फील्ड्स, जैसे मैंने माउंटेनियरिंग चूज करा, कुछ लोग आजकल ट्रेवल ब्लॉगर्स बहुत है, आज प्रोफेशनल ट्रेवलर्स हो गए हैं, हम्म। प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हो गए हैं, ब्लॉगर्स हो गए हैं। तो ये सब फील्ड आज से 6-7 साल पहले किसी को पता नहीं था, और किसी को नहीं पता था कि आपको घूमने के भी कोई पैसे दे सकता है। तो अगर किसी को करियर बनाना हो माउंटेनियरिंग में तो पॉसिबल है वो? मतलब बहुत पॉसिबल है, पर इंडिया में बहुत फाइट है। मतलब यहाँ पे ऐसे आप यहाँ से अच्छा सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है। मतलब ओके। सारे 50-50 साल पुराने इंस्टीट्यूट है, जो कि एस माउंटेनियर्स ने खोले। मतलब तेंजिंग नोर्गे जो पहली बार एवरेस्ट पे गए थे। हम्म। तो यहाँ पे अच्छा सीख सकते हैं, पर आपको यहाँ करियर बनाना है तो बहुत डिफिकल्ट है। मतलब हम्म। तो आप मतलब यहाँ क्या? से कोर्स करके मतलब आप स्विट्जरलैंड जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं, यूके जा सकते हैं, नेपाल में जा सकते हैं। मतलब वहाँ पे आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। जब आपने पहली बार जब बोला माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं तो लोगों का रिएक्शन बहुत नेगेटिव रहा, उसके लिए लोगों ने आपके ऊपर हंसा भी होगा। तो बहुत वो सारे लोगों कैसा, ने। आपका रिएक्शन क्या था उस समय? क्या आपकी और इरादे आपके फौलाद होते गए कि नहीं अब ये हंसने वालों को तो जवाब देके ही छोड़ूंगा मैं? नहीं, ऐसे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मतलब कभी कभी लाइफ में लोग, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो मैं थोड़ा डर जाता हूँ कि अब कोई बुराई तो कर ही नहीं रहा है, मतलब वो लोग गए कहाँ। इतना तो यूज टू वो हो लोग गए थे लाइफ आप में इन होना सब बहुत चीजों के? वो ओके। लोग लाइफ में होना बहुत जरूरी है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे कहाँ घर बेच के तीरथ करने जा रहा है। तो मैंने बोला चलो, वो तो मेरा डिसीजन था कि मैंने लिया है, मैं ये कुछ कर रहा हूँ, तो मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने घर वालों को कैसे वो करूँ। तो मतलब ये देश दुनिया समाज कुछ सोचे तो मतलब आप उनके लिए करो, वो अच्छा है। मतलब आप उनसे ऐसे उम्मीद करोगे कि ये आपके लिए कुछ करेंगे, तो वो गलत है। मतलब हम्म। आप उनके लिए कुछ कर जाओ, ये अच्छी बात है। शुक्रिया, शुक्रिया हुसैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन विद ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन। अ क्लियर स्ट्रेट क्लाइम टू द क्लिफ ऑफ ट्रुथ, होल्डिंग फास्ट टू द पैशन विद कमिटमेंट ऑफ अ रगेड माउंटेनियर। अब हमारे कुछ स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, वो भी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। मैं उनको एक एक करके बुलाता हूँ। सबसे पहले आई वुड लाइक टू इनवाइट आशीष श्रीवास्तव फ्रॉम VGI ग्वालियर, बी मैकेनिकल फाइनल ईयर स्टूडेंट, टू आस्क हिज क्वेश्चन। आशीष, आप जुड़े हैं हमारे साथ? यस सर। आपका सवाल। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है आशीष, पूछिए जी। यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। यस सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि व्हाट आर द टेक्निकल और सेफ्टी मेजर्स थे जो आप जब ट्रैकिंग से प्लान कर रहे थे तो आपने लिए थे, कि क्या टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो माउंटेनिंग में हम यूज करते हैं, कि कैसे हम उसमें उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे जब हम माउंटेनिंग करेंगे। और कुछ सेफ्टी मेजर्स भी जानना चाह रहे हैं आशीष की, क्या सेफ्टी मेजर, सबसे प्राइमरी सेफ्टी मेजर? जैसे कि मतलब अलग अलग फील्ड होती है। जैसे आप बोल रहे हैं ट्रैकिंग, ट्रैकिंग यस एक सर। डिफरेंट फील्ड है, एक रॉक क्लाइंबिंग एक डिफरेंट फील्ड है, और माउंटेनियरिंग एक डिफरेंट फील्ड है। तो हम ओके। जैसे माउंटेनियरिंग की बात करते हैं, तो हमारा जो पहला सेफ्टी मेजर होता है कि हम रोप अप होके चलें। तो होता कि ओके। ऐसे हम 6 लोग हैं, तो हम 6 4-4 फीट की डिस्टेंस पे एक दूसरे से अटैच होके चलते हैं। अगर सामने क्रेवास है या खाई है या फिर एवलॉन्च आ गया, तो अगर एक आदमी गिरता है
तो जो बाकी के पीछे के 5 लोग हैं वो उसकी फॉल अरेस्ट कर लेते हैं। तो फिर होता क्या, ऐसे 5 लोग मतलब वो आइसेक्स लगा देंगे बर्फ में, तो वो आदमी हैंग हो जाएगा वहां पे, तो जो पीछे के 2 लोग हैं वो उसको आके रेस्क्यू कर लेंगे। तो ये पहला हो गया कि हम किसी को मतलब साथ में कैसे लेके चलते हैं। फिर दूसरा है कि हम टेंट कहाँ लगाते हैं, कौन सी सेफ जगह होती है, अगर यहाँ एवलांच तो नहीं आएगा तो वो पूरा देखते हैं मतलब कहाँ टेंट लगाना है। फिर वेदर रिपोर्ट वाला पार्ट हो गया कि आप कौन सा दिन डिसाइड करते हैं क्लाइंबिंग के लिए, क्योंकि कभी कभी आपकी टीम फिट होती है, वेदर भी अच्छा होता है, फिर आप जाते हो और वेदर खराब हो जाता है क्योंकि आपके पास रिपोर्ट अच्छी नहीं है, आप एकदम अंदाजे से निकले थे कि भैया वेदर साफ है चलो। कभी कभी लक का बहुत बड़ा पार्ट होता है, जैसे माउंटेन्स में हम बोलते हैं कि लक का फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। आपने लेडी लक का जिक्र करा था कहीं पर। हाँ, जैसे जो लेडी लक होता है कि मम्मी का या बहन का किसी का भी एक किस्मत होनी चाहिए साथ में। आपने गर्लफ्रेंड भी बोला था, बोलिए ना। हाँ, गर्लफ्रेंड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसका बहुत बड़ा रोल होता है, मतलब आप कभी कभी बहुत कुछ करते हैं और आखिरी में जाके सब कुछ खराब हो जाता है। ओके। फिर जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं उनका बहुत बड़ा पार्ट होता है, मतलब आपको प्रॉपर जैसे जुमार होता है या फिर कैराबिनर होता है, आइसेक्स होती है, फिर जो जूते होते हैं हमारे मतलब 3 किलो के जूते होते हैं हमारे, उनके नीचे क्रैम्पॉन लगता है, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। आप कैसे यूज करते हैं, मतलब आप 70 डिग्री पे 2 पॉइंट चलना है, 8 पॉइंट चलते हैं, 10 पॉइंट चलते हैं, क्रॉस चलना है, वर्टिकल चलना है, तो ये सारी टेक्निक्स होती है जो कि मतलब आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपको सीखने को मिलेगा। ओके, क्योंकि विशाल तिवारी हमारे जो फाइनल ईयर एफटी के स्टूडेंट है ग्वालियर से, वो कोई आपसे सवाल। विशाल, आप हैं हमारे साथ? यस सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपके माइंड में कैसे आया टेक्निकल डिग्री करने के बाद कि मेरे को माउंटेनिंग करनी चाहिए, और आपको क्या क्या मेन प्रॉब्लम आई जब आपने माउंटेनिंग की? जैसे माउंटेनिंग में तो काफी प्रॉब्लम आई, पर जैसे टेक्निकल इंजीनियरिंग का मेरा ये था कि मुझे शुरू से माउंटेन्स में आना था, तो मेरे लायक एक ही ब्रांच है वो फायर थी, कि इसमें कुछ रोमांचक चीजें है कि रेस्क्यू करना, ये करना, इधर उधर कूदना फाड़ना, तो बाकी ये इलेक्ट्रॉनिकल मैकेनिकल उसमें क्या ज्यादा मजे वाले काम नहीं है। एडवेंचर आप Yes, शुरू sir. से मैं भी सर एडवेंचर फायर वर्क पे सही हूँ। फायर में एडवेंचर बहुत है, मतलब मैं सोचता था कि कभी एयरपोर्ट पे आग लग गई, कोई प्लेन गिर गया इंदौर में तो कैसे जाएंगे तो काफी वो दिमाग में चलते रहते थे। तो जैसे माउंटेनियरिंग का ख्याल आया, और ये जैसे मैंने कश्मीर में रेस्क्यू किया था इंडियन आर्मी के साथ, एयरफोर्स के साथ, जब बाढ़ आई थी, तो उसमें से हेलीकॉप्टर के पीछे हमको उल्टा टांग देते थे वो लोग कि आप जाओ, लाशें उठाओ, फर्स्ट एड कैंप में डालो, फिर अलग अलग चीजें बनाओ, कौन से गांव से लोगों को निकालना है, तो वो सब जैसा डिजास्टर मैनेजमेंट का मुझे अच्छा नॉलेज था, तो उसी फिर इंजन फायर में भी ये सब सीखने को मिला, तो ये सब चीज कॉमन थी, तो मैंने सोचा चलो यही करते हैं। ओके, तो वहां से आपका इंटरेस्ट बना। ओके, वी नाउ नेक्स्ट आई विल इनवाइट प्रोफेसर सतीश शर्मा टू आस्क हिज क्वेश्चन। ही इज फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट वीजीआई ग्वालियर। सॉरी सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को हमने कुछ बोला तो नहीं, आपने एफटी को बहुत अच्छा बोल दिया, सबको एफटी वालों को बहुत खुशी एफटी हुई। इंडिया की बहुत रेयर ब्रांच है और रेयर ही रहेगी। नो डाउट। थैंक यू सर। सबसे पहले सर सभी को विक्रांत प्रणाम सर। विक्रांत प्रणाम। यस सर, मधुसूदन जी आपका स्वागत है विक्रांत ग्वालियर की तरफ से। मेरा ये क्वेश्चन है कि व्हाई इज क्लम्बिंग इम्पोर्टेंट टू यू? आपके लिए क्लम्बिंग मतलब इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों देते हैं आप उसको क्लम्बिंग? So why is breathing important to you? बस वो सेम रिलेशन है। मतलब मेरे लिए ऐसा, जैसे हर इंसान को एक कीड़ा होता है ना कि घर पे बैठा है तो कुछ ना कुछ कर रहा है, तो मेरे को जब तक पहाड़ 3-4 महीने में नहीं दिखते तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। तो वही मतलब पहाड़ों से प्यार है, तो मतलब प्रोफेशनल माउंटेनियर भी हूँ, तो अभी तो मेरे लिए वही है सब कुछ। मतलब मेरा टारगेट है अभी कि 100 माउंटेन क्लाइंब करना है, तो मेरे लिए क्लाइंबिंग मतलब सब कुछ है। लाइफ, पैशन, जुनून, पेशेंस, जितना भी सब कुछ होता है ना, मटेरियल, सब वही है। शुक्रिया मधुसूदन जी। आप मानेंगे जब हम ये जो मतलब सीरीज प्लान कर रहे थे जुनून, उसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था हम उन्हीं लोगों को सामने लाएं जो सचमुच जिनमें जुनून है। और आज आपने ये बात जो दोबारा रिपीट करी कि आई थिंक जो सही मायने में
जुनून स्पोर्ट सीरीज के हकदार हैं वो आप हैं, बिकॉज आप में वो चीज का जुनून, और कोई रीजन नहीं हो सकता। सर और देखो, ये मैंने कारण जुनून है वाला काम एक बार करा था। मैं मतलब हम साइकिलिंग एक्सपीडिशन पे गए थे, जी, तो मैंने साइकिल सिर्फ स्कूल में चलाई थी, उसके बाद कभी साइकिल नहीं चलाई थी जिंदगी में। ओके, तो एक जुनून, जैसे जुनून की बात आप कर रहे हैं, तो हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था साइकिलिंग। हम ओके, बेंगलोर से गोवा गए थे 52 घंटे में, 850 किलोमीटर। और बाप तो मतलब उस समय मेरे को लगा था कि यार जुनून कुछ हो। मतलब मैं कैसे गया था, मेरे एक दोस्त ने इनवाइट करा, और सारे इंडिया के जो एथलीट्स होते हैं ना, जो फ्रांस जी, रे टूर ये सब होते हैं, हाँ वो हाँ वाले हाँ लोग हाँ, थे। और मैंने वो रोडिस साइकिल पहली बार देखी थी कि इसको चलाते कैसे। अपने एटलस की चलाई थी, उसके आगे कभी गए नहीं। जी तो जी, वो साइकिल मिली, तो मतलब वो ऐसी साइकिल थी सर, मतलब 800 ग्राम की साइकिल थी, 3.5-4 लाख रुपए की थी, कैनन डेल ओहो की। तो ओहो, वो ट्रक को ओवरटेक करते थे मुझसे। क्या बात, तो क्या बात, मतलब बेंगलोर से सीरा, दावणगिरे, हुबली, और मतलब हम 52 घंटे में गोवा पहुंच गए थे। क्या you have always been an adventurous. Okay, next I'll invite Professor Nishant Singh Kushwaha to ask his question from Mechanical Department, again VTI Gwalior. Professor Nishant Singh Kushwaha. Am I audible, sir? Yes sir, yes sir. Sir, Please. मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है. In your experience, which mountain is most difficult for climbing and why? जो मैंने किया है वो, ये आप पूछ रहे हैं ओवरऑल? नहीं, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने जो क्लाइंब मेरा सर मैंने एक माउंट कांग्यात से 1 किया है, और माउंट कोरांग 3 किया है। ये अभी तक के सबसे टेक्निकल माउंट है, मतलब 6000 मीटर के हैं, पर अभी तक के सारे डिफिकल्ट, सबसे डिफिकल्ट ये है। सर मुझे ये बताइए, वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट क्लाइंब, वो एक मैंने आपसे जिक्र भी करा था, एक वर्टिकल लिमिट मैंने देखी थी, वर्टिकल लिमिट। अच्छा, ओके, K2 केलर माउंटेन बोलते हैं सर। और कहाँ है ये? पाकिस्तान में सर। दुनिया के सबसे उसका आ टेक्निकली रहा है सबसे डेंजरस माउंटेन सारे मधुसूदन। पाकिस्तान में। ओके ओके, मतलब पाकिस्तान के अंदर है, POK, मतलब आप नहीं मतलब गए जो हो वर्ल्ड वहाँ के, भी? जो इसे बोलते हैं ना 14 हाईएस्ट माउंटेन वर्ल्ड के, ओके तो इंडिया में तो सिर्फ एक ही है, पाकिस्तान में 6 माउंटेन, ओके, और 6 सारे सबसे टेक्निकल और सबसे डेंजरस माउंटेन है। मतलब 3-3, 4-4 साल में एक बार क्लाइम होते हैं। 10 में अच्छा, से 8 लोग मरते हैं, 9 लोग मरते हैं, कभी 10 ही मर जाते हैं। ओहो, काफी टेक्निकल माउंटेन। अच्छा, मतलब वहां पर है ज्यादातर ये इस तरह के माउंटेन। ओके सर, VGI इंदौर के भी कुछ एक स्टूडेंट जुड़े हैं हमारे साथ। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा कुश अग्रवाल, बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, CS से हैं, वो आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। कुश, आप हैं हमारे साथ? कुश अग्रवाल, आप हैं हमारे साथ? सर इनका सवाल था कि अभी तक आपके सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या रहा माउंटेनियरिंग करियर में आपके लिए? सबसे ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस रहे, जैसे इंडिया में स्पॉन्सर्ड नहीं मिलते माउंटेनियर्स। वैसे आप बैडमिंटन खेलते या क्रिकेट खेलते, तो आपने लास्ट बॉल पे छक्का मारा, सुबह PR टीम आपके घर के बाहर होगी कि सर ये लोग, ये ब्रांड आई है, ये ब्रांड आई है, करोड़ रुपए मिल जाएंगे आपको। पर माउंटेनियरिंग को लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते। मतलब आप एक देखेंगे कि अगर आप बचपन से एक आर्चरी चलाएंगे तो आप ओलंपिक खेल सकते हैं, मतलब, और एक ओलंपिक वाला माउंटेन नहीं क्लाइम कर सकता। तो दूसरी कंट्री में काफी रिकॉग्नाइज मिलते हैं इस स्पोर्ट्स को। मतलब वहाँ पे अगर एक ओलंपिक मेडल वाला बेटा और एक माउंटेनियर बेटा जिसने एवरेस्ट क्लाइम किया, तो वो माउंटेनियर से बात करना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको पता है यार ओलंपिक में और ये एथलीट्स में ये करना थोड़ा इजी है। पर हम एक्सट्रीम स्पोर्ट्स इसलिए बोलते हैं माउंटेनियरिंग को, क्योंकि ये थोड़ा जान का खेल है कि आप एक गलती और आप मर सकते हैं। तो वही इंडिया में इतना रिकॉग्नाइज नहीं मिलता है, इसलिए ब्रांड्स नहीं आती है। तो इसे आप सपने बहुत देख लेते हैं, पर पूरे करने के लिए पैसा लगता है। जैसे मेरा 7 समिट वाला चैलेंज था, काफी एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम का, मतलब दुनिया में कुछ इंडिया के, मतलब एशिया से किसी ने वो करा ही नहीं है। दुनिया में कुछ 12 लोग हैं जिन्होंने वो किया है। तो मैंने गवर्नमेंट को बताया, इंडियन गवर्नमेंट, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बताया, फिर अपने जो सेंट्रल डिपार्टमेंट वहां बताया। उतना कुछ लोड लेते नहीं, तो सबसे ज्यादा वही प्रॉब्लम आती है। सुभाष, ये मधुसूदन को मैं इतनी देर से सुन रहा हूँ, और इसका जो जुनून है सर, मैंने देखा 2 उंगलियां इसकी गल चुकी हैं, उसके बाद भी चेहरे पे उतनी ही प्रसन्नता, उतनी ही मुस्कुराहट है। सर हंसते रहना चाहिए हमेशा। और बेटे, मैं तो ये देख रहा था आपका वो जुनून, और जो गवर्नमेंट ने या भारत सरकार ने या भारतीय जनमानस ने आपको समर्थन नहीं दिया पर्याप्त, वो व्यथा आपके चेहरे पे आ रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। इतना जुनून और इतना जीवन खतरे में डाल करके
शायद अन्य कोई खेल नहीं खेला जाता होगा। मैं द्रवित हूँ ये सुनकर के, और ये भी बोल रहा हूँ कि उसी शिवराज सिंह चौहान साहब ने कल ही, मैं एक देख रहा था, फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरों के लिए एक नया दरवाजा खोला है कि वो प्रैक्टिशनर हो जाएंगे, बगैर उनके एनओसी के कोई भी भवन की अनुज्ञा पत्र नहीं मिलेगा। हो सकता है कि ये न्यूज आपके लिए कुछ अच्छी हो। अगले 1 आध साल में आप रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हो जाएंगे, फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी के ऑडिटर भी हो जाएंगे। बहुत अच्छा है। मैं आपको और तो अभी कुछ नहीं दे सकता हूँ बेटे, केवल आशीर्वाद दे सकता हूँ। बिल्कुल सर, आशीर्वाद ही चाहिए। विक्रांत हमारे पास ही बैठे हैं, इनको भी कुछ पूछना है, बड़े ईगर हैं बात करने सर। सर प्लीज सर। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा और थैंक करना चाहूँगा, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए। Whatever you have achieved is extraordinary यार, it is so inspirational. I think you're the one of the only alumni जिसका पेज मैं फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे आपके रेगुलर पोस्ट भी चेक करता रहता हूँ। And I must say I am a fan of you यार. So thank you so much for coming. मेरा एक क्वेश्चन आपसे था। We all know कि यार ये सब पीक्स को क्लाइम करने के लिए it requires a lot of fitness levels have to be top notch. तो उसके लिए आपने क्या किया? आपका क्या प्रोग्राम था फिटनेस के लिए? थोड़ा प्लीज। सर जैसे मैं एवरेस्ट के टाइम गया था तब तो मैं अराउंड, जैसे मेरा घर राऊ में, तो मैं दौड़ के जाता था पीतमपुर, उधर से बस में आता था, फिर मैं साइकिल लेके देवास जाता था और फिर घर आता था। और फिर योग, जैसे मेन हमारे इसमें मेंटल गेम है, क्योंकि दिमाग ही शरीर को गुलाम करता है। अगर आपने दिमाग से कुछ डाला है तो वो चलेगा। तो आप मेंटली जितना स्ट्रोंग होंगे आप उतना ही सक्सेस रहेंगे। मतलब फिजिकल में इतना कोई, आप कितनी भी मेहनत कर ले और आपका दिमाग साथ नहीं देगा। तो सर मैंने बहुत बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स देखे जो उत्तराखंड हिमाचल में ट्रैकिंग करने आते हो, 10 कदम के बाद हाफ जाते हैं। मैंने बोला आप 500 डिप्स लगा सकते हैं, पर पहाड़ में चढ़ने के लिए आपको थोड़ा दिमाग चाहिए। अच्छा, तो ऐसे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग से नहीं करना पड़ा इसके लिए आपको? मतलब नॉर्मली रखिए, थोड़ा अपना स्टेमिना बढ़ाइए, बस योगा करें और कुछ चैलेंजिंग करें। जैसे आप दौड़ रहे हैं तो पैरों में ईंट बांध के दौड़िए या कुछ वेट लेके दौड़िए। तो वो कुछ आपको, मतलब आपका स्टेमिना तो नॉर्मल दौड़ने से आ जाएगा, पर आप वेट लेके कितना चलेंगे। मतलब आप 40 किलो लेके अगर 2 राउंड लगाएंगे ग्राउंड के और आप 5 राउंड दौड़ के लगाएंगे तो बराबर है। ओके। तो कुछ थोड़ा इम्प्रोवाइज करके करेंगे तो कुछ अच्छा मिलेगा। वंडरफुल यार, बहुत अच्छा लगा आपके एक्सपीरियंसेस सुन के। इट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल यार, थैंक यू सो मच। सुभाष बेंगलोर से जीडी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर नितिन सर को बोलने से पहले जी सर, जीडी साहब पूरे 1 घंटे से सुन रहे हैं। जी सर, मेरे ख्याल से जीडी सर के ऊपर दिख रहा है क्वेश्चंस भी कई हैं अभी जीडी सर पूछना चाहेंगे। सर प्लीज। ये मेरे को याद आ रहा है, जब मैं क्लास लेता था 2012 में, जो स्टूडेंट्स को मैं पूछता था हाउ मेनी आर इंटरेस्टेड इन क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट, तो पूरा क्लास हाथ उठाती। ओके, so there is inside the every student के अंदर वो एस्पिरेशन है कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। ओके, बट चढ़ने का एक्चुअल, जैसे आपने बताया है कि एक्चुअली डूइंग इज डिफरेंट। एक तो है सपना और करना अलग है। तो यू हैव शोन द वे दैट आई रियली अप्रिशिएट। कि आई फील लाइक मेरा स्टूडेंट का जो क्वेश्चन मैंने क्लास में पूछा था, वो आई कैन सी नाउ द रिजल्ट। कला मैं एक बात नहीं कर सकता, क्योंकि आप जो कर रहे हैं इट इज समथिंग इंस्पिरेशनल। ओके, आई हैव टू रेस्पेक्ट दैट। सो मींस आई हैव टू बो, मतलब यू आर लाइक माय गुरु नाउ। क्योंकि माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे तो हम क्या करेंगे? सर माउंटेन्स इज अ गुरु। वेरी ट्रू सर। सर कुछ 1-2 स्टूडेंट हमारा जो हमारे साथ जुड़े हैं सर, वो भी कुछ पूछना चाहेंगे। जी सर, और भी किसी के प्रश्न हो बच्चों के? हाँ सर, प्रश्न मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। मोहम्मद रिजवान हमारे साथ जुड़े हैं। बेटा आप कोई चीज पूछना चाह रहे हैं? जी सर। आप पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था, सर ऑक्सीजन डिक्रीज एज वी गो टू द हाइट ऑफ द हिल। सो सर ऐसी सिचुएशन में आपने अपना ऑक्सीजन लेवल कैसे मेंटेन किया था? और आप बता भी रहे थे कि ऑक्सीजन की आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हुई थी बीच में। सर नॉर्मली होता ही है कि आप जैसे अभी हम 800 मीटर पे और हम जाएंगे सीधा लद्दाख फ्लाइट से, तो आप 4000 मीटर पे जाएंगे तो आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाएगी।
पर हम जैसे 2 महीने से एवरेस्ट के एरिया में ही थे। मतलब हम होता कि हम रोटेशन जो मारते ना, बेस कैंप से कैंप 1 फिर बेस कैंप, तो हम सर आपने कैंप एक 1 वर्ड पे 2-3 एक्लिमेटाइज यूज करा था, हाँ मैं वही बता रहा एक्लिमेटाइजेशन। हूँ। जी तो जो एक्लिमेटाइजेशन की प्रक्रिया होती है, तो आप रोटेशन मारते हो, तो आप एक्लिमेटाइजेशन का मतलब होता है कि आप जो भी वातावरण है वहाँ का, उसमें आपकी बॉडी को ढालना। ओके तो आप उस बात, जैसे आप एवरेस्ट के टॉप तक गए हो, 8848 तक गए और आप फिर 8300 मीटर पे आओगे, तो आपकी बॉडी ने वो इतने टाइम में वो ढाल लिया आपकी बॉडी ने। ओके तो आपको पता है वो ऑक्सीजन नहीं है, पर आपकी बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करेगी कि क्योंकि उसको पता है कि उन्होंने सर्वाइव किया है इतनी हाइट पे, तो आप थोड़े टाइम तक सर्वाइव कर सकते हो, ज्यादा टाइम तक नहीं कर सकते हो। ओके ओके सर, इंदौर जी से सर, थैंक यू। प्रोफेसर डोडिया भी आपसे कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, जितेंद्र सिंह डोडिया सर। सर ने मुझे पढ़ाया है। अच्छा, आपको पढ़ाया, आपके शिक्षक रह चुके हैं। ओके, आप हैं डोडिया सर? हाँ, यस यस। हेलो मधुसूदन, कैसे हैं सर? आप? बढ़िया Yes. बढ़िया सर। मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि आपका जैसे एक निकनेम है मोगली डाई, किसने दिया ये? सर ये नेम मुझे इंडियन आर्मी ने दिया है। अच्छा अच्छा। सर वहाँ और पे एक थे बार हजारीलाल हवलदार, हजारीलाल एवरेस्टर, मतलब उनको पहाड़ों का बागड़ बिल्ला कहा जाता है। तो मैं मोगली को आपने देखा होगा ना, मोगली दोनों हाथों से क्लाइंब करता है, तो मेरी स्टाइल थोड़ी मोगली जैसी है। मतलब मैं एक पत्थर देख के जंप मार लेता हूँ, दोनों हाथ दोनों पैर हवा में, फिर ऊपर जो दिखेगा वो मैं पकड़ लेता हूँ। ओके। तो उन्होंने बोला ये मोगली है, तो जब से मोगली इसके चल रहा अलावा है। आपने जैसे कई प्लेटफॉर्म पे मुलाकात होती रहती है, एक बार आपने बताया था, जैसे यहाँ पे भी बताया आपने कि हाँ। जो माउंटेन क्लाइंबर रहते हैं उनको थोड़ा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, बिल्कुल और सर। उसके लिए मोटिवेशन चाहिए कहीं कहीं। तो आप कहाँ से लेते हैं इस तरह का मोटिवेशन? जब कहीं लगता होगा अपन मेंटली थोड़ा वीक हो रहे हैं, तो कैसे? सब पहाड़ों से ही बहुत मोटिवेशन मिल जाता है। पहाड़ों से अच्छा मोटिवेशन किसी चीज से मिल ही नहीं सकता है। मतलब वो इतना खड़े हैं हर परिस्थिति में, फिर भी वैसा के वैसे ही है। ओके ओके, थैंक यू। सर, हमारे साथ इंदौर वीजीआई से प्रोफेसर पुष्पेंद्र ठाकुर भी हैं, वो भी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आप हैं पुष्पेंद्र सर? आपको आवाज आ रही पुष्पेंद्र सर? कैन यू हियर मी? सर आवाज ब्रेक हो रही है पुष्पेंद्र सर की। वो पूछना चाह रहे थे कि जब सब लोग आप पे हंस रहे थे, फिर भी आप में मतलब वो चीज क्या थी जिसने आपको कंटिन्यू करा? सर जुनून। जुनून ने। सर जैसे मेरा एक गोल था कि जैसे आपको पता है कि आपको वहां जाना है जी, तो आप रास्ते में बस मिले या नहीं मिले, आपको लिफ्ट मांग के जाना है या साइकिल से जाना है, तो आपको जानना तो है जी। आपको मिले नहीं मिले, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई मार रहा है, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? जी जी जी। तो मैंने यही था कि अब क्लाइम करना है, अब अपन ने तीर छोड़ दिया, वो जाएगा तो सही। ओके। मतलब आपका फोकस मंजिल की तरफ था है? हाँ ठीक है सर। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हम ये मानते हैं कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। And that is the reason Madhusudan ji had the guts to turn his back to the laughing stock and move towards his dream, which has no way near but right at the top of the world. Remembering just one thing, that eagles do not catch flies. बाज मक्खियां नहीं पकड़ा करते. Friends, Vikrant Group has always been on the forefront to encourage, motivate, and cultivate the sportsman spirit and provide a sports environment among the students by organizing several sports meets, among which BPL is one of the most famous for school students. Now, I humbly request our treasurer, ma'am, Garima Tomar, ma'am, to please share a few words with us. Hello. Yes, ma'am, you're audible. Yeah. First of all, Madhusudan, although I'm seeing you for the first time, I don't remember you, but I really feel proud for you to be a part of Vikrant. And I keep on listening from Nitin about you that आज Madhusudan Mount Kilimanjaro जा रहा है, आज Madhusudan यहाँ जा रहा है, तो it's a proud moment for all of us. And thank you so much. आप आए, आपने बहुत, आपके जो एक्सपीरियंस थे वो मतलब बोलना पड़ेगा, काबिले तारीफ थी। हम सबको एक मोटिवेशन मिला, स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स को। सो थैंक यू सो मच। शुक्रिया मैम। विक्रांत सर, आप
जो कि खुद भी एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन है और हमेशा स्पोर्ट्समैन को आपने आगे प्रमोट भी किया है। VGI में स्पोर्ट्स कल्चर भी लाने का श्रेय आपको जाता है बहुत हद तक। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? विक्रांत सर हैं हमारे साथ? Okay, now I request our Managing Director Nitin Tomar sir to please extend a vote of thanks. Sir. Hi, Madhusudan. Hi, yeah, sir. I must share something. I remember 2013 when he came to me. I mean, when we were selecting a team, जो पहल के लिए जाने वाले थे उत्तराखंड में, and we were thinking we gonna select the people from fire technology and safety engineering because these people are more physically fit. तो जब हम सिलेक्शन कर रहे थे, there are few students who are underweight. तो हम लोग को उनको भेजने में डर लग रहा था कि यार ये पतले पतले बच्चे हैं, इतनी दूर हम भेजेंगे आज 15 20 घंटे की जर्नी में, तो हाउ विल दे मैनेज? सो एक मधुसूदन वाज आल्सो वेरी थिन दैट टाइम, आई रिमेंबर। ये कुछ बच्चे थे, बट स्टिल वी मैनेज किया। मैं बोला फायर टेक्नोलॉजी अगर है यार, फिजिकली वर्क ज्यादा रहेगा तो इट्स बेटर दे शुड गो, एंड फाइनली वी सिलेक्टेड देम एंड ही वाज वन ऑफ देम लिविंग। And I think I also remember the moment when he came to me for the TC. Yes, sir. I did some retired army person, he was there, I remember. And although I was trying to persuade him to study first and then do rest of the thing, पहले पढ़ाई करो उसके बाद बाद में, but that is no problem at all. You've done a great job and आपने country को, महू को, मध्य प्रदेश को बहुत proud कराया. And the last time we met was again when you were about to go to Mount Kilimanjaro. Elbrus. Kilimanjaro. Kilimanjaro. Elbrus. Acha, Elbrus. Okay, Europe. Right. So when he was traveling there, he needed some kind of support. So being our students and the ex-students, we wanted to even support him in his expedition. And we did that. So I think you made us all proud. बहुत अच्छा. मैं चाहता हूँ कि और भी बच्चे इनको देखकर इनसे encourage हो. I mean, they should get encouraged and move into the different lines. Actually, it is very difficult to choose a line. वरना हर माँ बाप चाहता है कि यार फायर इंजीनियर बन जाए, मैकेनिकल इंजीनियर बन जाए, सिविल बन जाए, पर कोई ये नहीं बोलता कभी कि माउंटेनियर बन जाए. So it is very difficult. बिल्कुल सर. इंडिया में रहकर तो बिल्कुल नहीं कोई सोचता कि यार हम बच्चे को ये भी बनाएंगे. But it is your passion. That is why you are doing it. The main thing is passion है तभी कर रहे हैं, वरना किसी के बोलने पे माउंटेनियरिंग नहीं होती है. So हाँ, तो जिसके भी जो भी पैशन है फॉलो करें, you will get be interested. रही बात I think income is something जो इंडिया में अभी भी जैसे आपने बताया कि Nepal has the more scope than India for and more than that there are other European countries also they're doing it. So soon we will also have it. I am pretty soon देखते हैं कि अपनी गवर्नमेंट कितना उसको सपोर्ट करती है. बट वी विल फॉरएवर वी विल बी सपोर्टिंग आवर स्टूडेंट्स जो करना चाहते हैं अपने पैशन के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने स्टेट के लिए. वी विल बी मेकिंग देम प्राउड विद द सेम एंड वी विल सपोर्ट देम ट्रूली. सो मधुसूदन, थैंक यू वेरी मच. मिलते रहना एंड आफ्टर कोरोना वी वांट यू टू कम डाउन टू द कैंपस और बच्चों को फिजिकली इंस्पायर करें. नितिन, आप मधुसूदन के नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए क्या सपोर्ट कर सकते हैं? Madhusudan is leaving. I think he was leaving on 15th of August. He told me, right? Yes sir. अभी ऐसा मेरा प्लान था, अभी गवर्नमेंट पॉलिटिशियन से कुछ बात चल रही थी कि अभी जो अपना चाइना बॉर्डर पे कुछ वो हुआ था ना, मतलब इंडिया चाइना के बीच, तो मैं सोचा था कि ट्रिब्यूट देता हूँ. तो अभी कुछ मतलब उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया, तो 15 अगस्त का मेरा प्लान था, तो अभी देखते हैं सर. मतलब फाइनल नहीं हुआ उसका. तो फिर चेयरमैन सर यही है, तो whatever kind of support we can give, we will definitely do that. एक बार आप डिस्कस करना कि उसमें क्या है, मतलब कहाँ जा रहे हैं और कब जा रहे हैं, क्या लगेगा उसके अंदर. So we will definitely support. हाँ. Definitely your organization, your college will support you financially also. Thank you so much sir. Thank you. बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा. नेक्स्ट कोई भी प्रोजेक्ट्स ऐसे आते हैं जिसमें आपका जुनून हो, उस जुनून में शामिल होने के लिए विक्रांत हमेशा आगे रहेगा. सर मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जैसे सचिन तेंदुलकर की 100 सेंचुरी है, तो मुझे भारत मतलब इंडियन हिमालयंस में 100 माउंटेन्स क्लीन भी करने और क्लाइंब भी करने. ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट. विक्रांत हमारे साथ रहेगा बेटे, और मैं अभी से ये घोषणा कर देता हूँ कि एक दिन तुम्हें विक्रांत रत्न की उपाधि से हम विभूषित करेंगे. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. कांग्रेचुलेशन. शुक्रिया. थैंक यू सर. थैंक यू. आपके उज्जवल भविष्य के लिए और आपके जो जुनून है उनको पूरा करने के लिए, सतत बनाने के लिए पूरी शुभकामनाएं. Thank you so much. Just the last thing, sir. The last thing I would want to share. I remember जब ये when he climbed Mount Elbrus, मैं सुबह 3-4 बजे या 5 बजे रात को मेरे को वो मैसेज आए थे इनके मधुसूदन के. I think that was the video आपने वहाँ से वो भेजा था जो
यूरोप से, the videos and the Vikrant का जो ये लोगों के साथ लग के साथ you were standing on the top of the mountain. So that is what I mean. I shared with all the complete group. हमने शेयर किया था इसके आगे, and like you know that was the best moment. We were like very much proud कि हमारा बच्चा कोई ऊपर चढ़ रहा है, and they have the logo as well. So again, thank you very much for sharing your spirit, your whatever your stories and your motivation. हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे इससे कुछ मोटिवेट हो और इन चीजों में आगे बढ़े. So thank you again, Masih sir, to you. Shukriya sir. Once again, I would like to thank dignitaries, students, faculties, and all sports-loving friends for your heartfelt participation. A special thanks to our chairman, respected Shri Rakesh Rathod sir, for his blessing. Managing Director Nitin Tomar sir for his motivation and encouragement, and basically the conception of this program, sports webinar Junoon. A hearty thanks to Madhusudan, आपने इतने अच्छे से बात करी और इतना सब करने के बाद भी आज हमें लगा कि हमारा स्टूडेंट हमारे साथ ही है. मतलब आपकी जो एक जो अफेक्शन रहा वो आज भी उस अफेक्शन को हम फील कर सकते हैं आपसे जब भी बात करी. तो कोई लास्ट वर्ड ऑफ एडवाइस हमारे बच्चों के लिए जो आप कुछ उनको आखिरी बताना चाहें कि क्या उनके लिए जरूरी है, क्या आप बोलना चाहेंगे? सर देखो, मतलब जिंदगी में हम सभी को पता है कि एक ना एक दिन हमको मरना है. तो मतलब मायने ये रखता है कि आप मरते कैसे हैं, जी कर या फिर डर कर. तो जैसे मैं तो जी कर जीता हूँ. मतलब अगर मैं कहीं पहाड़ पे मेरे साथ कुछ हो भी जाए तो मुझे कुछ अफसोस नहीं जाएगा. पर आजकल के जो लोग हैं, मतलब मैं कभी कभी बोलता हूँ कि इंसान नहीं रोबोट्स है. तो कुछ पैशन नहीं है, कुछ जुनून नहीं है. मतलब वही सुबह उठते हैं, कुछ करते हैं, फिर सो जाते हैं. तो मैं यही बोलूंगा कि कुछ डिफरेंट करें. अपनी जो हॉबी है, मतलब आपको जो पसंद है वो करें. तो आप खुद को एंजॉय करना लगेंगे, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी. मतलब आपकी आत्मा जब आपसे प्यार करेगी तो आपको अच्छा लगेगा. तो मैं पहाड़ों में जाता हूँ तो मुझे एक सुकून सा मिलता है. तो मैं वहाँ एकदम खुल के जीता हूँ. तो मैं ऐसे सिटीज में आता हूँ तो मुझे यहाँ थोड़ा अजीब सा लगता है. तो हर सफोकेटिंग होता है. तो हर इंसान का एक मतलब जोन होता है जहाँ वो बहुत ही कंफर्ट फील करता है. तो आप भले आपके पास पैसा नहीं है, आप सक्सेस नहीं है, पर आपके पास अगर वो जोन है तो आप बहुत खुश रहेंगे. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब उस जोन को पहचाने. आपको क्या अच्छा लगता है, मतलब डू व्हाट यू लव. वेरी गुड, वेरी गुड. जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख. हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख. हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख. तो इसी ख्याल के साथ दोस्तों आपसे विदा लेने का समय आ गया है. See you again next week, same time with another sports superstar. Till then, your host and host Subhash Masih from Vikrant Group of Institutions signing off. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind sir. Thank you.